Drop pearls of wisdom when it comes to car and Jeep. Jeep is an American brand. History starts with World War II. Jahan Ford Motor Corporation and probably Willys, which was an American Motor Corporation, they both were given the task to build an off-road vehicle for the American military. Padi, ये बड़ा classic case है. वो भी sportage थी and was a good car. I don't know fail क्यों. It was a good four-way boat. It was a very. I've seen it at a lot of places जहाँ पे direct थी. So Daihatsu और Toyota की बड़ी पुरानी collaboration in terms of engines. They said Prado is actually a light duty vehicle by classification of Toyota. तो जिसको वो Land Cruiser कहते हैं, that is a thoroughbred, that is a full duty vehicle. Prado को categorize किया जाता है light duty. Welcome to another episode of कारनामे. मैं हूँ आपका होस्ट खुरम और आज हम बात करेंगे 4x4s और ऑफ-रोडर्स के बारे में. मेरे साथ हैं जीपों के बादशाह आकिफ और हमारे अपने पाजी साकिब भाई. So let's dive in and rev up. So let's start with you, Akif. एक सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे जो हमारे सबके ज़हन में भी आया हुआ है बहुत दफ़ा, and everyone thinks about that at least once in his lifetime. वो क्वेश्चन ये है कि मैं 8 मिलियन 9 मिलियन खर्चना चाह रहा हूँ, एक सिविक खरीदना चाह रहा हूँ या एक करोला खरीदना चाह रहा हूँ, इतने में मुझे एक बहुत अच्छी लैंड क्रूजर भी मिल सकती है. शुड आई ऑप्ट फॉर इट? टेका भी होगा, अच्छी गाड़ी भी होगी, बड़ी गाड़ी भी होगी, 7 सीटर भी होगी, पावर भी ज़्यादा होगी, ऑफ रोडर भी होगी. सो इज दैट अ गुड डिसीजन? डिपेंड करता है. मैं लार्जली सजेस्ट करता हूँ इट शुड बी योर सेकंड कार. जिस पे वीकेंड पे इतवार बाजार जाना है आपने या आपको एक ट्रिप करना है. रेगुलर कार इफ़ यू हैव अ डेली माइलेज ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स फाइन, बट अगर आप मेरी तरह 50-60 किलोमीटर डेली चलाते हैं तो इट्स गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट. तो इट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज, ऑन योर पैटर्न और आपकी जेब पे डिपेंड करता है. बिकॉज इवेंचुअली कोई भी 4x4 इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मच हायर, मे बी 3 times अ करोला. सो ये कंपेरेबल नहीं है किसी भी तरह. तो अगर हम इसी कंपैरिजन की तरफ जाएं तो फॉर इंस्टेंस प्राइस कंपैरिजन के अंदर इफ दे फॉल इन द सेम प्राइस ब्रैकेट, तो मेरे ख्याल में नई सिविक की ब्रैकेट में एक 100 सीरीज आ जाएगी. 100 सीरीज की ओनरशिप कॉस्ट किस तरह ज्यादा है एक सिविक की ओनरशिप कॉस्ट से? देखिए एक चीज़ देखें, नई सिविक की कॉस्ट से 10 मिलियन है, ठीक है. इसमें आपको जो 100 सीरीज मिलेगी वो अपनी 10 साल ऑफ लाइफ गुजार चुकी होगी. सो उसकी मेंटेनेंस, उसके बाकी लवाजमात वो नहीं होंगे. द सिविक इज गोइंग टू स्टे ऑन रोड विदाउट अ प्रॉब्लम. सिर्फ ऑयल चेंज मांगेगी, प्रॉब्लली रेगुलर मेंटेनेंस फॉर द नेक्स्ट 5 years. 100 सीरीज शायद आपको साथ कोर्स करवाती रहेगी छोटे छोटे. तो अगेन मैं ये कहता हूँ कि एज अ सेकंड कार डू गो फॉर इट, बट एज अ फर्स्ट कार यू शुड नेवर हैव अ कार. इसमें बड़ा डिफरेंस होता है. सिविक में लेट से आपके पास 4 लीटर का ऑयल आपको डालना है मेंटेनेंस में, तो 100 सीरीज में आपको डालना होगा 9.5, कुछ गाड़ियों में 11 तक भी हो सकता है. यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होगी. देयर आर मोर मूविंग पार्ट्स. यू हैव 2 डिफरेंशियल्स एक्स्ट्रा, यू हैव अ ट्रांसफर बॉक्स. तो ये 2 पार्ट्स हैं, इनकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, इसके फ्लूइड्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो फिर अगर हाइट कंट्रोल वाली गाड़ी होगी तो वहाँ पे फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, उसकी भी अपनी एक मेंटेनेंस है. सो बहुत मूविंग पार्ट्स, मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जिनको आपको मेंटेन रखना होगा. इवन ऑन द सिंपलर पार्ट, टायर्स ले लें. सिविक के टायर्स आप क्या लाख 1.25 के चेंज करा लेंगे. 4x4 के टायर आप लेंगे तो 4-4.5 के चेंज कराएंगे. 50,000 पे टायर्स तो आपने चेंज करने ही करने हैं. सो ये जो कॉस्ट है ना, ये बहुत एस्केलेट कर जाती है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. सो इट्स नेवर अ वाइज डिसीजन टू हैव अ 4x4. प्लस इस्लामाबाद में रहते हुए तो यू आर फाइन विद द बिग रोड्स. अगर आप छोटी रोड्स में पिंडी कहीं हैं तो 100 सीरीज को मेरा नहीं वाल इकबाल रोड और राजा बाजार में आप घुसाएंगे और घुसा लेंगे तो पार्क किधर करेंगे. So it's always wise to keep a smaller car, even smaller car. आजकल तो लोग प्रेफर करते हैं कि यार 100,000 cc कार हो और छोटी हैचबैक हो, ताकि easy to maintain और easy to park. ठीक है. अच्छा, अगर ये तो होगी बात प्राइस की. ओनरशिप कॉस्ट जो है वो तो चले ठीक है, इट्स हायर, अंडरस्टूड. व्हाट अबाउट द सपोर्ट एंड अवेलेबिलिटी? क्या कार्स जितनी सपोर्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स इसकी थ्रू आउट वेर एवर यूर लिविंग उधर अवेलेबल होती है, या इनके लिए कोई खास जगहों पे आपको जाना पड़ता है काम करवाने के लिए? अगेन कंपैरिजन, मेहरान पे आप किसी भी शहर से किसी भी दुकान से पार्ट खरीदेंगे मिल जाएगा. लेकिन अगर आपसे गुजरात में है और आपको लैंड क्रूजर की हेड गैस्केट चाहिए तो प्रॉब्ली आपको पिड्डी या लाहौर से मंगवानी पड़ेगी. हो सकता है गुजरात में ना मिले उस साइज़ की जो आपको चाहिए. एट टाइम्स आप फंस जाते हैं, बट हाउ मेनी टाइम डू यू नीड अ हेड गैस्केट. लेकिन जो जनरल मेंटेनेंस पार्ट्स हैं, फिल्टर शिल्टर्स, ये आपको मिल जाते हैं. दैट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन ये जहन में रखें कि जब आप घोड़ा या हाथी रखते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ती है. इट इज़ नॉट योर एवरी डे काइंड ऑफ थिंग. और इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि वैसे 4x4s होते हैं ना, यूजली ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं, शोफर टेबल होती हैं. ड्यूटी व्हीकल का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस के पास हैं, एम्बुलेंसेज हैं. तो उसकी वजह से इनकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी शायद नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा ही हो सकती है ऑल ओवर पाकिस्तान.
और हार्ड एरियाज में शायद ज़्यादा आसानी से आप इनको इनके पार्ट्स अवेलेबल कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो लेकिन अगेन कंपैरिजन शायद इतना आसान से गाड़ी के साथ बनाना आसान होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी का इस्तेमाल यूजुअली आप करेंगे शहर में। अब शहर में अगर आप ड्राइवर भी रख चुके हैं, आप बड़ी गाड़ी चला भी रहे हैं, रनिंग कॉस्ट भी दे रहे हैं, तो आपके पास ऑफिस आने जाने की यूटिलिटी, नॉर्मल काम करने में आपको जो उससे जो गाड़ी से एक चीज़ चाहिए उसमें एक्स्ट्रा शायद आपको कुछ नहीं मिल रहा होता। बट इफ़ यू आर एडवेंचर, आपने साल में 2 दफ़ा जाना है कहीं पे, आपने कोई प्रॉपर एडवेंचर ट्रेवल करना है, तो फिर आप वो 10 मिलियन की ब्रैकेट में ज़रूर 100 सीरीज रखें। साथ एक 660 सीसी की गाड़ी रखें जिसमें आप अपना शहर के काम कर। मैं आपको बता दूँ, जब आप 100 सीरीज की स्क्रीन पे बैठ जाएंगे फिर आपसे 660 नहीं चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। मैंने जो पहली जीप ली थी ना सिटी सदर रोड पे, वो आई चोज अ प्रोजेक्ट रीबिल्ड किया था CJ5 का। तो वहाँ पे एक हाजी साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप बैठ तो रहे हैं सीट पे, इसके बाद आपसे कार नहीं चाहिए। एंड ही वाज डैम राइट ऑन इट। मुझे आज भी आप पुरानी CJ5 दे दें या हाइलक्स दे दें, आई एम हैप्पी ऑन दैट ड्राइविंग सीट, जो मुझे नई गाड़ी में मैंने बताता। उसकी वजह ये है कि द पोजीशन, द सीटिंग, द इज्जत दैट यू गेट ऑन द रोड, यू डोंट गेट बाइकर्स स्लैमिंग इन। कार चलाना बहुत मुश्किल काम है भाई इस मुल्क में, ये डिफिकल्ट हो जाता है। आप जब आदी हो जाए बड़ी गाड़ी के, देन आपसे गाड़ी नहीं चलती, छोटी गाड़ी चला रहा हूँ। So you do get benefits for that added maintenance and added cost of maintenance that you are paying. Mind on the road, you are traveling at your pace, nobody is interfering with you, आराम से आप जा रहे हैं, लोग रास्ता दे रहे हैं। रास्ता दे रहे हैं, nobody is cutting। सबसे बड़ी जो बुरी चीज़ हमारी ट्रैफिक में, people cut in with a big bull bar, nobody will dare cut in, and that's a big blessing। क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी के स्क्रैच होते इसलिए हैं कि बाइक के वाले ने देखे बगैर आगे कर ली थी बाइक, इसके आगे नहीं करेगा। अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज मेनली कीपिंग एन LC 100 सीरीज इन माइंड। अगर हम बाकी SUVs की तरफ आते हैं, SUVs नहीं मतलब 4x4s की तरफ अगर हम आते हैं, तो जिसमें आप पजेरोज आपको मिल जाती हैं, इधर आपको फॉर्चुनर्स मिल जाती हैं, आपको हाइलक्स रीगोल्फ वगैरह, टाडोज है, लैंड क्रूजर्स है, कुछ और भी हैं जो कि मतलब प्रॉपर 4x4s है। क्या उनकी भी मेंटेनेंस इसी तरह है या सम ऑफ-रोडर्स आर हार्डर टू मेंटेन देन द अदर्स? देखिए, द older you go, the higher the maintenance cost will be, unless you do a frame off rebuild project। फ्रेम हाउस में ये होता है कि आप एक दफ़ा सारा टू द फ्रेम गाड़ी को टीयर डाउन करते हैं एंड देन यू स्टार्ट रीबिल्डिंग। वन टाइम कॉस्ट आपको पड़ती है, बट इवेंचुअली यू गेट समथिंग जो अगले 5-8 साल आपको कुछ नहीं कही। एंड आई यूज फ्रेम ऑफ रीबिल्ड गाड़ियाँ वो मैंने फिर मेरे टायर भी कभी पंचर नहीं हुए, एंड आई यूज देम एवरीवेयर, ठीक है। एंड पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेम ऑफ। मैंने एक आध गाड़ी नॉन फ्रेम ऑफ भी थोड़ी सी रिस्टोर किया, आई नेवर एंजॉयड इट। मुझे हमेशा एक चीज़ रहती थी कि यार इसका ये इसका वो, फ्रेम ऑफ में आपको मजा आता है। बट बिफोर यू गो इन टू द अदर साइड, ये जो 30-40 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं ना, इन पे जाने से पहले ना आपने अपने आप से सवाल पूछ लें, ठीक है। कौन सा सवाल? पहला, व्हाई डू यू नीड दिस कार? क्या मोहब्बत हो गई है इससे, इश्क हो गया है, ये करना ही करना है, या ये सिर्फ कीड़ा है? अगर कीड़ा है तो मोटिन इस्तेमाल कर ले, मार दें। जितना जल्दी आप इसे मारेंगे, आपकी जिंदगी फाइनेंशियली, स्ट्रेस वाइज, हर तरह से मिल। लेकिन अगर आपको इस गाड़ी से मोहब्बत होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेटेस्ट मोहब्बत मेरी 97 मॉडल एक LN106 खड़ी हुई थी, मैंने मुड़ के देखा, उसने मुझे आवाज़ दी, मैंने ले ली। अब वो मुझे फिट हुई हुई है इस वक्त, आई एम रिस्टोरिंग इट, बट आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि मुझे मोहब्बत होगी। अमूमन आप कहेंगे कमाने वाली गाड़ी हार्ड है, इट्स बम्पी, बट आई टेंड टू लाइक इट। इट्स सिंपल, बेसिक मशीन, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो नथिंग। अगर तो आपको मोहब्बत हो गई है ना, तब तो आप इस वेंचर में जाएं एंड यू विल लव इट। आपको हाथ गंदे करने का शौक है, आप मेरी तरफ से डिफेंडर ले लें, वो इतने हाथ गंदे कराएगी कि आपके शौक पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह के आदमी नहीं है जो हाथ गंदे कर सकता है वीकेंड पे, जो वर्कशॉप में जाके छोटे कपों में चाय एंजॉय कर सकता है, देन प्लीज अवॉइड इट। आप अपनी भी लाइफ मिजरेबल बनाएंगे, अपने दोस्तों की भी मिजरेबल बनाएंगे, और इवेंचुअली यू विल सेल इट ऑफ एट अ वेरी बैड प्राइस। ये पहला डिसीजन है जो आपको सोच समझ के लेना। 4x4 इज अ हॉबी, इट्स फन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल ऑन इट। वो भी लगा रहता है हर वक्त, उनके क्रेडिट्स देखें, इतने एंजॉय करने वाले होते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट। अगर आपका वो माइंडसेट नहीं है तो एटलीस्ट 20 साल से पुरानी गाड़ी की तरफ देखना भी, ठीक है। और दैट मैटर प्रॉब्ली पाजी 90 प्राडो भी मेरी लीग से बाहर निकलती है, क्योंकि अब 90 प्राडो भी आपको इतनी क्लीन नहीं मिल सकती। इट्स नमक है, इट्स ऑलरेडी 20 years old, 25 probably। सो आपने फिर 2000 प्लस मॉडल में खेल, या ये जो नई आई है ना क्रॉसओवर टाइप जो ऑल व्हील ड्राइव्स हैं, आप इनसे अपना शौक पूरा करना है, क्योंकि इफ यू आर नॉट दैट मटीरियल जो हाथ गंदे कर सकता है, ठीक है, देन इट्स दिस कार इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू। इसमें मेरे ख्याल में मैं कुछ आपके सवाल के मुताबिक ऐड कर सकता हूँ कि देयर इज अ थॉरोब्रेड 4x4 एंड देन देयर आर सम वेरिएशंस। जैसे प्राडो इज एक्चुअली अ लाइट ड्यूटी व्हीकल बाय क्लासिफिकेशन ऑफ टोयोटा, जिसको वो लैंड क्रूजर कहते हैं, दैट इज अ थॉरोब्रेड, दैट इज अ फुल ड्यूटी व्हीकल। प्राडो को कैटेगराइज किया जाता है लाइट ड्यूटी व्हीकल।
उसके बाद यू कैन से आप पजेरो को भी चार्ट में कहीं पे मेरे जहन में एक बन रहा है, आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर पजेरो भी उस चार्ट में भी फॉल करती है, फिर आप होते होते सुजुकी जिमनी SA410 तक भी पहुंच जाते हैं। इसके दरमियान में पिकअप्स भी आ जाती हैं, इसके दरमियान में फॉर्च्यूनर भी कहीं पे फॉल कर दी। तो इन सारों में फिर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड देन द एबिलिटी ऑफ द व्हीकल कि इसके साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं, फिर उसमें टेक्नोलॉजी कितनी है उसके मुताबिक। फिर 200 सीरीज में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, एकदम से 100 से 200 का जंप था फॉर एग्जाम्पल। या 80 जो थी 80 सीरीज लैंड क्रूजर आप कह लेंगे इट वाज द लास्ट वन जो कि ओल्ड स्कूल ऑफ रोडिंग जिसमें जिस तरीके का मैग्निफिसेंट व्हीकल आर्ड एक्सेल्स को बहुत प्यारी गाड़ी बेंचमार्क्स पे आती है। सो दुनिया में कई जो मुल्कों में अभी भी उसको एज अ बेंचमार्क देखा जाता है कि जी अगर 4x4 होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कुछ किसी हद तक आपके सवाल का जवाब होना चाहिए। अच्छा, आप दोनों ने बात किया और मतलब काफ़ी डिटेल में बात किया, थैंक यू फॉर दैट। आप दोनों ने ये जो हमारे आजकल SUVs आई हुई हैं उनके अंदर भी ऑल व्हील ड्राइव्स और 4 व्हील ड्राइव्स आते हैं। आपकी स्पोर्टेज है, आपकी टूसॉन है, देयर आर अदर सो मेनी ऑफ देम, हैवल है, देयर आर सो मेनी ऑफ देम एंड दे ऑल कम विद AWD वर्जन्स एज वेल। तो आपने उनका जिक्र नहीं किया, क्या आप उन्हें 4 व्हील ड्राइव या 4x4 समझते नहीं हैं, या आप कहते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है? On wheel drive is strictly not 4x4. No. Strictly. Technically it's not. Technically it is not. ठीक है, 4x4 में फर्स्ट चीज इज योर सेंटर डिफरेंशियल और सेंटर गियर बॉक्स, ठीक है, जो आपका ट्रांसफर केस से हम कहते हैं। फर्स्ट चीज। सेकेंडली देन यू गेट टू हैव फ्रंट डिफरेंशियल लॉक्स, रियर डिफरेंशियल लॉक्स एज यू गो हायर विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द 4x4। ये सब कुछ, और आप तो नॉर्मल है, आप तो आपको रेवो में भी रियर डिप लॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। मोस्टली 80 सीरीज 70 सीरीज लैंड क्रूजर्स में भी आपको फ्रंट रियर डिप लॉक्स मिल जाते हैं। डिफ लॉक्स हेल्प यू अलॉट इन टफ सिचुएशंस। ये जो ऑल व्हील ड्राइव ब्रीड है ना, दिस इज मोर लाइक कि अगर आप बर्फ में चगली जा रहे हैं या मरी जा रहे हैं एंड आपको लग रहा है आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी, तो स्लिप नहीं होगी। इट विल गेट बेटर ट्रैक्शन ऑन रोड एंड प्रॉब्ली छोटी मोटी ऑफ रोड। पाजी प्रॉब्ली हैवल गई है कुमराट, हाँ जी हैवल कुमराट से हुआ है, बट एक दफ़ा हुआ है, शायद 20 दफ़ा जाए तो वो अंदर कहता है कि मैं दोबारा से ना। अच्छा ठीक है, वो 20 दफ़ा जाए तो शायद हैवल खुल भी जाए उधर रगड़े खा के। 4x4 ऑन द अदर हैंड शायद उसी ट्रैक के 200 चक्कर लगा सकती है विदाउट प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी गाड़ी। अगर आप मतलब 88 मॉडल या 90 मॉडल हाइलेक्स लेके जा रहे हैं ऑल लीफ स्प्रिंग वाली कमानी वाली, तो वो मेरा ख्याल 200 चक्कर के बाद भी उसके पुश में काटा आएगा, जो शायद अगर एक बदलेंगे तो शायद 250-300 रुपये का मिल जाएगा आपको। अगर आप सारे बदल देंगे 5,000 लग जाएगा। इसका एक सवाल है कि जो 4x4 होती है ना, इट्स यूजुअली अ गुड 4x4 हैज अ फ्रेम एंड इट हैज अ बॉडी एंड एडिटिव सस्पेंशन, योर इंजन, एवरीथिंग इज ऑन द फ्रेम। तो वो रिजिड है, उसमें स्टिफनेस है, उसमें ट्रेवल है, रोड बिहेवियर, ट्रेवल, हर चीज़ पर। ये जिन गाड़ियों से आप कंपेयर करना चाह रहे हैं यूनिबॉडी व्हीकल, एक ही स्ट्रक्चर है, उसी पर सस्पेंशन माउंट हो रही है, उसी पर इंजन माउंट हो रहा है, ज़मीन के करीब ही जा रही है, वही बात है हाजी साहब वाली बात जो, तो फील बदल जाती है। तो इसलिए डायरेक्ट कंपेरिजन बनता है। उस एबिलिटी तक ये नहीं जा सकती। ट्रैक्शन इशूज़ को रिजॉल्व कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और उसके लिए वो थोड़ा सा फील भी एक्स्ट्रा देती है। ये एक अच्छा, ये कुमराट वाली बात को आई कैन रिलेट राइट अवे बिकॉज आई वेंट टू बटगोई, अभी मैंने पिछले दिनों किया, तो उधर मेरे से आगे एक स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव थी। उसको मुश्किल नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा, लेकिन इट वॉज गोइंग वेरी स्लो, वेरी केयरफुली। और दूसरा ये कि एवरी 100 मीटर्स वो बेचारा उतर के देख रहा था नीचे के कहीं लगी नहीं, तो हमें शायद ना नजर आ रहा हो, लेकिन वो नीचे से लग रही होगी, इसको आवाज़ें आ रही थी, उसको आवाज़ें आ रही हैं, उनकी आवाज़ें आ रही। एंड ऑनेस्टली ये कसीटी इतनी खतरनाक होती है, समटाइम तो पत्थर या लकड़ी के पीस भी होते हैं ना ट्रैक्स के ऊपर, वो इतने नोकीले होते हैं, वो आपकी चीज़ें काट देते हैं नीचे से, सांप टूट जाते हैं, गियर बॉक्स को लग सकता है। ऑल्दो शील्ड्स लगी होती हैं, बट शील्ड्स आई एम नॉट श्योर कि जिन गाड़ियों की बॉडी पे टिक 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 करें तो इतनी हल्की बॉडी है जो कितनी भारी शील्ड नीचे लगाएंगे। अमूमन गत्ते की शील्डें लगी होती हैं, सो यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये नीचे से स्क्रैच खाएगी और कुछ तोड़ के नहीं आएगी, तोड़ेंगी गाड़ी। अच्छा, इज नॉट वाइज, मैं किसी को ये नहीं कहता कि बटगोई जैसे या कुमराट भी, इवन कुमराट में भी ट्रैक इज वेरी रफ, ठीक है, पत्थर है यहाँ सारे, पत्थर आ रहे, सो यू शुड एटलीस्ट वो पहुंचे ऊपर वाली गाड़ी चाहिए आपको। वहाँ पे आपको ये जो नीचे हुई भी गाड़ी है, दे आर गुड फॉर रोड एंड लिटिल बिट ऑफ रोड चलता है, लेकिन ये वाले ट्रैक्स नहीं। आपके पहली बात से रिलेट कर सकते हैं कि इट्स अ गुड अल्टरनेट टू अ सिविक। यस वो ठीक है। अगेन फ्यूल का कंसेप्ट में बड़ा फर्क है, ऑल व्हील ड्राइव इतनी कोई एफिशिएंट नहीं है फ्यूल में, ये जो जिनका नाम हम लेते हैं। अब मैं क्रॉस में मुझे लगता है सीटी पोजीशन अच्छी है, सब कुछ है, बट आई डोंट थिंक कि मैं इसको कहीं भी ऑल व्हील ड्राइव है भी नहीं मैंने, बट सीटी पोजीशन में इट इज बेटर देन अ कार, बट कैपेबिलिटीज नहीं हो सकती इसके पास कभी भी वो। अच्छा, मतलब एक्सप्लेन ऑन दैट। अगर एक आदमी है जो कि आज लाहौर से निकलता है और उसने एक महीने वाला नॉर्थ का ट्रिप करना है, जिसमें उसने हुंजा भी करना है और उसने देवसाई भी करना है, उसने इस तरफ इस साइड पे भी शमशाल साइड पे भी जाना है, फिर वापसी पे चित्राल से होके आना है, वापसी पे उसने थोड़ा साउथ भी करना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट यू सी
जो कि इन ऑफ रोडर्स कह रहा हूँ SUVs को आ सकती हैं, जो कि एक ऑफ रोडर को नहीं आएंगी? ये सब जगह कर लेगी, जहां तक रोड है, ट्रैक है, प्रॉपर कर लेगी। जो बिल्कुल ऑफ ट्रैक जगह है ना, जिसका फॉर एग्जांपल शारान वाला ट्रैक है, वहां भी ये गाड़ी स्ट्रगल करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ताओबाट भी अब रोड बन गया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन केल से अगर आप ऊपर शौंतर वाली साइड पे जाएं, इट्स अ वेरी रफ ट्रैक। रत्तीगली वाला ट्रैक आपके लिए रफ होगा। ये वो ट्रैक्स हैं जो नो गो हैं फॉर टी स्टार्स, बट अदर देन दैट जहां रोड है या नहीं है, ट्रैक एग्जिस्ट करता है ना, दे कैन गो एनीवे। ठीक है सर, लेकिन जहां पे ट्रैक नहीं है वहां पे ये स्ट्रगल करेंगे। जहां पे बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक है, पत्थर है, बेसिकली ट्रैक तो हर जगह ही होता है, मेंटेन ट्रैक एंड अनमेंटेन ट्रैक। अनमेंटेन ट्रैक पे ये स्ट्रगल करेंगे। इसका एक ट्रैक पे ये स्ट्रगल करेगी, बाबू तो पहुंच भी नहीं सकेगी शायद मेरा ख्याल में, क्योंकि द इंक्लाइन एंड द काइंड ऑफ ट्रैक दैट इज मुश्किल हो जाएगा। वहां तो 4x4 फंस जाती है। उसमें आप इस तरह देखें इसको कि आपने दो से ही क्रॉस करना है, या आपने छंदूर पोलो फेस्टिवल के लिए जाना है ना, तो आपने वैसा ट्रैक लिया है तो दूसरी तरफ से आ रहा है। अगर आप एक अच्छी 4x4 में होंगे ना, तो यूर मेंटल कंफर्ट, आप दिमागी तौर पे थक नहीं रहे होंगे, आपको ये वाली परेशानियां नहीं होगी, तो आपने वो दिन में 8-10 घंटे जो आपने ट्रैवल करना है ना, वो बहुत आसानी से कर लिया। अगर आप एक इस तरह की गाड़ी में बैठे होंगे ना, इसको नीचे से देखना भी है, जिसकी वजह से सुन के आपको टेंशन भी होनी है, तो वो आपके ट्रैवल का मजा जो है ना, वो खत्म हो जाता है। वो बड़े एडवेंचर ट्रैवल नहीं रह जाता, और वो पहुंच के भी आपने मैकेनिक ढूंढ रहे हैं यार, हो गया, तो ये चीजें जो है ना, ये मैटर करती हैं। और ज़्यादा खास्ता है हैवल को जो सही पे मजलिसी का ट्रैक अब तो बड़ा अच्छा मेंटेन्ड है, लेकिन अगर उसको वहाँ कोई कुछ हो गया ना, तो उसको सबने ये कहना है लॉर लैज, ठीक है। दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। आपको वो वहाँ से ट्रक पे लोड करनी है लॉर लैज, तो क्या है, और ही है फैक्ट्री वहाँ पे। और मसला आपकी अगर से टोयोटा है या कोई भी 4x4 है ना, तो शायद स्कर्दू में या स्टोर में कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, कुछ ना कुछ लगा देगा और आपको घर पहुंचा देगा। टोयोटा विल गेट होम, ये तो मैंने देखा है। क्वालिटी तो काफी होती है कि आपस में थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप रिसीव वन स्ट्रक तो आपको हेल्प करने में कोई ना कोई रुकेगा आप, लेकिन हैवल को रोकने आप वही चढ़े होंगे तो हर जीप वाला दूसरे जीप वाले से सलाम तो आते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हैवल वाला जो पुरफे लग जाएंगे और मैं तो जिमनी पे था, तो छोटी सी थी, तो हर कोई देख के भी जा रहा था और कह भी रहा था कि नहीं पहुंचनी लेकिन पहुंच गई थी यार। मतलब वेरी केपेबल कार honestly, even in a 660 configuration, you cannot go very high. और by the way 4x4 में एक चीज बंदे को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, they are not high speed vehicles. जिमनीज, हाइलेक्सेस, पुरानी वाली प्राडोज, ये जब 2L के ऊपर मशहूर हुआ है जी, हेड क्रैक करता है, इसलिए करते हैं आप उसको 120 पे चलाने की कोशिश करें। इट इज नॉट डिजाइन फॉर इट यार, नहीं कर सकता वो। नहीं चलता रहेगा, सारी जिंदगी चलता है। ये आप जाएं, जितना आपका साइड का केपी का एरिया, ये 12 3L के इंजन ही चल रहे हैं हर हाइलेक्स के अंदर, लोड उठाते हैं लो आरपीएम पे, दे कैन सर्वाइव फॉर $1 million माइल। ये मेरी अपनी हाइलेक्स जो मैंने ये ऑक्शन की गाड़ी है, उसके ओडोमीटर पे 5 लाख किलोमीटर है, गियर बॉक्स खोला है, सवाए मैंने उसको साफ करके जोड़ने के मैंने उसमें कुछ नहीं की, ठीक है। दे कैन गो $1 million माइल, कोई मसला नहीं है इफ प्रॉपर्ली मेंटेन एंड अपनी जो उसकी डिजाइन कैपेबिलिटी है उस तक। 3000-3500 आरपीएम पे अगर आप डीजल इंजन को रेफ करके मोटर पे भगा रहे हैं तो ईजीटी ऊपर ही जाएगी और हेड तो और कोई भी हुआ था। अच्छा, अभी आपने भी बात की, साकिब भाई ने भी पहले इस तरह बात की, अगेन आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव, लेकिन आप पाकिस्तान में अवेलेबल जो ये ऑफ रोडर्स और 4x4s है, इसे अगर आप रैंक करना शुरू करें इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज, तो आप कैसे रैंक करेंगे जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो कॉमनली अवेलेबल हमारे पास है, नॉट न्यू, जो हमारे पिछले 30 साल के अंदर जो आई है? टफ क्वेश्चन। देखिए, एक कैपेबिलिटी में मैं रैंक नहीं कर सकता। While Toyota is good for reliability and everything, Pajero is good for comfort. तो अगर आप मेरी एज पे पहुंच गए, बात सलाह हो गया, तो प्रेफर Pajero। You will, आप दुआएं देंगे, ठीक है, आप पहुंच भी जाएंगे उस जगह पे जहाँ जाना चाह रहे हैं और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। और इनकी कैपेबिलिटीज सिमिलर है। Although Toyota will go closest to Pajero, Nissan petrol है, relatively comfort। आप पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि पेट्रोल के लिए और रखना इज लाइक घोड़े की जगह हाथी रखना है, और हाथी के लिए ज़ाहिर है आपको उसी तरह उसके ख्याल भी रखना है, तो वो चैलेंज आपको मिलेगा। लेकिन निसान फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, टोयोटा, मित्सुबिशी, निसान, तीनों आर वेरी गुड, ठीक है। आप इसमें डायोक्सिन भी डाल दें, रॉकी डालते हैं, लेकिन रॉकी आज के ज़माने में डिफिकल्ट है टू मेंटेन, क्योंकि आपको सामान नहीं मिलता, गाड़ी बहुत सस्ती मिलती है आपको, और आजकल डायोक्सिन जिसको रॉकी कहता है वो इट्स नॉट अ 4x4। और वो जो मैं पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ, 94, 88 और 96 तक आई है जो हमारे पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स में थी। वो गाड़ी इट्स वेरी केपेबल ऑफ रोडर, 3 डोर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगेन पार्ट्स अवेलेबिलिटी में मसले हैं। हार्डली कोई गाड़ी बच गई होगी जिसका अपना 2.8 डीजल इंजन है। Daihatsu बाय द वे इज द कंपनी दैट मेड इंजन्स फॉर टोयोटा। ये जो B1, B2, B3 सीरीज के इंजन्स हैं, ये सारे Daihatsu के डिजाइन है। सो Daihatsu और टोयोटा की बड़ी पुरानी कोलैबोरेशन है इन टर्म्स ऑफ इंजन्स। ठीक है, तो मतलब आप किसी एक सीक्वेंस में इन्हें रैंक नहीं कर सकते, ये यूज केस है, इट्स योर यूज केस। बिल्कुल बाजी सही कह रहे हैं। आपकी उम्र क्या है, आप कितना कंफर्ट चाहते हैं, आप कितनी स्पीड चाहते हैं। आप स्लो में गुजारा कर लेंगे तो गो फॉर BJ60,
ठीक है, काइंड ऑफ कंफर्टेबल और बड़ी सी गाड़ी है, आप कैंपर बना लें उसका बेशक, लेकिन 90 के बाद जो है ना वो कहेगी हेलो बस करो, ठीक है, सेट फॉर मी। ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन पुराना है, अगर 6 सिलेंडर भी होगा तो चलो 110 तक चली जाएगी। यू कैन नॉट पुश इट अ लॉट, दे आर नॉट मोटर वेस्ट। ये जो प्री 2000 वाली जितनी गाड़ियाँ हैं ना, ये फिर 95 कर लें, 95 से पीछे की जितनी गाड़ी, दे आर नॉट मोटर वे स्पीड व्हीकल्स। सो ये आपने अपने ज़हन में पिक्चर बिल्ड कर लेनी है, इट इज़ गोइंग टू रन मैनी माइल्स। ठीक है। अच्छा, एक वी सी अ लॉट ऑफ 70 सीरीज लैंड क्रूजर्स, इसकी क्या वजह है? एक तो ये, और दूसरा ये कि क्या इसकी मेंटेनेंस बाकी लैंड क्रूजर से या बाकी ऑफ रोडर से कम है, या इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी सपोर्ट ज़्यादा है? क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ये और हर जगह नजर आती है? 80s में ना पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा लैंड क्रूजर RKR जिसे हम आम में कहते हैं, बेसिकली इसे FJ70-RKR, तो RKR मशहूर हो गया। FJ70 पाकिस्तान आर्मी में बहुत इंडक्टिव, तो सारी जो फॉर्मेशन थी उनके पास थी FJ70, और वो इतनी क्योंकि थी फॉर्मेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा। फिर ये ऑक्शन होना शुरू हुई प्रोबेबली 2000 के अराउंड, 2000-2005 के दरमियान ऑक्शन होना शुरू, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा है। टोयोटा के वैसे भी टोयोटा इज़ फेमस, टोयोटा आप चाहे हाइलक्स ले लें, चाहे लैंड क्रूजर ले लें, प्राडो ले लें, इसकी पार्ट्स और इसकी अवेलेबिलिटी, इसके बॉडी स्वैप वो इतने हो सकते हैं, इतनी गाड़ी अवेलेबल है आपके पास कि आप इट इज़ मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इवन अभी भी जब ये मिल जाएगा, आपको पता है ना कि वो अब तो पार्ट्स उस तरह नहीं मिलते ही ना, मिल जाएगा टोयोटा को भी होगा, अभी भी आप मिलावट जाए आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। एक वजह ये भी है कि टोयोटा इसको अभी तक प्रोड्यूस कर रहा है इन अ डिफरेंट फॉर्म, यस, लेकिन बेसिक रेसिपी बहुत सेम दी। हाँ, जैसे कुछ पुराने रेस्टोरेंट मशहूर होते हैं ना, आप इसको इस तरह देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी मेन रेसिपी को चेंज नहीं किया होता, तो 70 सीरीज टोयोटा के लिए वही था। देखिए पाजी, इसमें स्पेक्टर देखें ना, आपके पास जितनी भी NCP गाड़ी है वो सारी की सारी अवेलेबल तो है, बट इट्स नॉट लीगल। हाउ टू मेक इट लीगल? आर्मी का फ्रेम लें, नंबर लगाएं, टॉप गाड़ी रखें, पार्ट सारे उसका डाल, व्हाट्स द बिग डील? ये चीज़ थी, इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा 70 सीरीज और ये हुआ है। साल से 70 सीरीज से टोयोटा का वो वाला प्लेटफॉर्म है जिसका 70 से लेकर 79 तक हर नंबर यूज हुआ है, ठीक है, उसके बाद 80 आती है। सो देयर आर सो मेनी वेरिएशन। यस, ट्रू कैरियर पे मिल जाएगा आपको, डबल कैबिन पिकअप मिल जाएगा, वो सिंगल कैबिन पिकअप में मिल जाएगी आपको, 5 डोर थोड़ा सा लग्जरी वेरिएंट मिल जाएगा विद डिफरेंट सस्पेंशन, कंफर्टेबल होगी, एक जो है वो हार्ड ड्यूटी वाली होगी। तो 70 सीरीज पे टोयोटा ने बहुत इन्वेस्ट भी किया है और उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी आपके सामने है। और उसमें टू स्विच इंजन, पेट्रोल करना है, डीजल करना है, इट्स सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, द पाकिस्तान आर्मी हैज स्टॉप्ड ऑक्शनिंग 70 सीरीज फॉर द लास्ट 2-3-5 ईयर्स मेरा ख्याल में। उन्होंने 70 सीरीज ऑक्शन करना बंद कर, क्यों? उन्होंने कहा ये लोग बना सकते हैं, व्हाई डोंट वी रीबिल्ड इट? वो रीबिल्ड कर, सो दे आर स्वैपिंग विद डीजल इंजन, 3F को निकाल के 1HZ डाल रहे हैं और मैनुअल गियर बॉक्सेस लगा रहे हैं, और दे आर रीबिल्डिंग दोस व्हीकल्स। वो ऑप्शन नहीं कर रहे क्योंकि इट कैन गेट अ न्यू लाइफ। इफ अच्छा बायर मैकेनिक्स कर सकते हैं तो आर्मी खुद भी तो कर सकते हैं। तो ये पिछले 3-4 साल से तो ऑप्शन ही नहीं हो रही। अच्छा, सच अ सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। बेसिकली देखो, फ्रेम को तो कुछ भी नहीं हुआ ना, आप किसी फ्रेम को कुछ नहीं होता वैसे, वाकई ये भी मैंने सुना है, एवरीवन सेज के फ्रेम को कुछ नहीं। अननेसेसरी कराची की दफनाई के अंदर किसी ने दफनाया नहीं था उसको, तो वो उसको, लेकिन टोयोटा का फ्रेम बहुत रिगेड है। मैंने देखा पजेरो एज अ हैबिट, वो फ्रेम पीछे बैक साइड वाला मार्च है ना, उसमें वो रख ब्रश लेता है वहाँ से, वो तो प्रॉपर्टी का फ्रेम नंबर भी वहीं होता है, काफी गाड़ियों में मैंने देखा। लेकिन टोयोटा का फ्रेम आपको बहुत साफ नजर आएगा, बिकॉज इट्स नॉट क्लोज्ड, वो ओपन होता है। और जो 70 सीरीज का, बिकॉज 70 सीरीज और ये जो लाइट ड्यूटी प्राडो है ना, इसके फ्रेम में डिफरेंस है। 70 सीरीज का हैवी ड्यूटी मोटा फ्रेम होता है, और क्योंकि वो अंदर से खाली होता है, वो साफ रहता है, उसमें मट्टी फंसती नहीं, तो शेयर्स क्लीन, फ्रेम सही है, सब सही है। बाकी दरवाजे ये वो चेंज करें, मैकेनिकल आप चाहे आप मॉडल का लगाएं, चाहे वही रख लें। पीपल हैव जो अभी JMR कन्वर्जन है, वो क्या है, फ्रंट वो इंडिपेंडेंस है, वो हॉकी वाला सस्पेंशन लगा देते हैं और पीछे कमान दे देते हैं, गाड़ी कंफर्टेबल नहीं हो जाती। अच्छा, अगर फ्रेम्स को कुछ नहीं होता तो लीगैलिटी साइड के ऊपर हाउ लीगल इट इज, किया जा सकता है ये? कैन यू टेक इट एज अ प्रोजेक्ट या अवॉइड करना चाहिए? इज देयर अ डिफरेंस, इज देयर एनी वे टू कैच कि ये गाड़ी जो है ये रीबिल्ड हुई है, फ्रेम के ऊपर एक और गाड़ी का की बॉडी रखी हुई है, ये, और ये गाड़ी जो है ये टोटल बिल्कुल अपनी असली हालत में है? कोई तरीका है? अच्छा, ये थोड़ा सा ना ग्रे एरिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 88 मॉडल FJ70 है, आई कैन पुट एन 88 मॉडल काबली बॉडी ऑन टॉप ऑफ इट, और वो कोई लीगलिटी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आर्मी की गाड़ी को ग्रीन से आपने कलर तो करना ही करना है, वो तो आपको रजिस्ट्रेशन ही अलाउड नहीं है ग्रीन कलर के अंदर। सो एज लॉन्ग एज आप उसी तरह की बॉडी रख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम जनरेशन सेम मॉडल, तो शायद आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसी भी गाड़ियाँ देखी हैं, ऑनेस्टली हाइलक्स का फ्रेम है और उसके ऊपर सर्फ रख दिए, ठीक है, विच इज क्राउन के ऊपर हाइलक्स पे देख लीजिए, टोयोटा क्राउन के ऊपर हाइलक्स रखती है। अब देखिए फ्रेम है ना, फ्रेम को तो आप बॉडी तो आप रख लेंगे, लेकिन सर्फ और हाइलक्स की तो सेम फ्रेम है ना? नहीं, सर्फ का पीछे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है, प्लस द फ्रेम नंबर जो विन नंबर एंड दैट्स डिफरेंट। हाइलक्स इज LN106 या LN166,
सर्फ इज नॉट दिस। अच्छा ठीक है, वो डिफरेंस है। ये नहीं करने चाहिए। अगर आप सेम के ऊपर कर रहे हो तो इतना बड़ा लीगलिटी प्रॉब्लम नहीं। इसका रेफरेंस ये दिया जाता है मार्केट में कि कट एंड वेल्ड किया ना, फ्रेम को तो कट आपने करना ही, तो कट कोई चक्कर ही वो तो जो करेगी। चले आपने कट एंड वेल्ड नहीं भी किया, लेकिन आपने 84 गाड़ी का फ्रेम लेके उस पर अगर 90s की गाड़ी रखी है ना, तो देयर कैन बी लीगलिटी, कैन। ठीक है, अब ये 60 का फ्रेम लेके 80 सीरीज ये बाय द वे गाड़ी तब भी लीगल। एक्चुअली मैंने गाड़ी देखी 60 के फ्रेम पे फाइटर 80 सीरीज की चला दी। इस तरह की मैंने देखी हुई है कि the car what's the view right? दिस इज illegal, that you will land into trouble, मसले में रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर जनरली गाड़ी को आप नहीं चेंज करते, और फ्रेम में भी आप ये नहीं कि फ्रेम पे वेल्ट कुछ नहीं कर सकते, फ्रेम को आपने जो उसका स्ट्रक्चरल चीज़ है उसको छेड़ना नहीं है। हाँ, उसके साथ अगर सस्पेंशन के लिए आपको अगली मुक्की चेंज करके पीछे करनी है या पीछे एक एक्स्ट्रा मुक्की ऐड करनी है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो आप ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और ये रिलायबिलिटी के लिए इस तरह की कन्वर्जन तो मैं कहूँगा रीबिल्ड ही कहूँगा, ये कितनी रिलायबल होती है? अगर आपका फ्रेम का बंदा अच्छा है, सो उसका काम पता है, तो नॉट वरी अबाउट as good as factory specification. अब इफ योर पर्सन हु इज वर्किंग ऑन इट ना, वो आपको शायद फैक्ट्री से ज़्यादा मजबूत बना के देगा। अच्छा, तो एक और भी चीज़ हो रही है जिसमें आप कट बॉडी लेते हैं और उसको आप फिर जोड़ लेते हैं। इज दैट स्ट्रक्चरली फाइन एज वेल? क्योंकि रिजिडिटी सारी आपकी फ्रेम में है, वो यूनिबॉडीज में मसला है ज़्यादा, जहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर ही बॉडी में होता है। इसमें तो क्योंकि स्ट्रक्चर तो फ्रेम है ना, इट्स लाइक योर स्केलेटन, तो स्केलेटन को तो कोई मसला नहीं। ठीक है। और ये जितनी इधर पाकिस्तान की अगेन हम बात कर रहे हैं, जितनी हमारी कॉमनली अवेलेबल 4x4s और ऑफ रोडर्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब की सब यूनिबॉडी नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर लेटरल चेसिस मेरे ख्याल में, है ना। Most of them are leather chassis. Even the Kia Sportage जो कि पहले दीवान फरूख ने लॉन्च की थी, that was a leather. जिसको हम बाद में शॉर्टेज कहते रहेंगे। तो उसके बाद 2005 तक वो गाड़ी थी। वैसे दैट के बाद मेरा कहना है वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर जो है वो मोनो बॉडी बजाती। पाजी ये बड़ा क्लासिक केस है, वो भी स्पोर्टेज थी एंड वाज अ गुड कार। आई डोंट नो फेल क्यों, It was a good 4x4. It was a very, I've seen it at a lot of places जहाँ पे direct थी। आई डोंट नो फेट ऐसी होगी, सेलेक्टेबल पे चल गई है, वो वाली बेचारी रुल गई थी। मेरे ख्याल में सपोर्ट की वजह से ही फेल होती हैं। Probably the group behind it, वो निशान वाला एक तो दीवान पर चला गया, पाकिस्तान से बैकअप कर गए थे। अदरवाइज उस गाड़ी का अगर इस पर शायद एक एपिसोड की जा सकती होगी, लेकिन मेन फेलियर पॉइंट उसका इंजन रहा है। जिन लोगों ने उसमें इंजन चेंज करके अच्छे रिलायबल किस्म पे लगाए हुए हैं, वो आपको आज भी नजर आ। ठीक है। और वो इट रिटेन्स इट्स 4x4 कैपेबिलिटीज। फ्रॉम दिस पॉइंट ये जो ग्रुप वाली बात है बड़ी फॉरवर्ड है। आप देखिए निशान इज अ वेरी वर्ल्ड फेमस ब्रांड। आप गल्फ में जाएं, निशान पेट्रोल लैंड क्रूजर को हर जगह पीपल प्रेफर इट। ठीक है, पाकिस्तान में फेल्ड है, चाहे कार्स में है चाहे पिकअप्स में है, और उसकी रीज़न ये नहीं है कि निशान इज बैड, इट इज़ द रीज़न इज द कंपनी मार्केटिंग दैट प्रोडक्ट हियर इज एक्चुअली बैड। उसने तो इसुजू की भी मत मार दी है। इसुजू आप थाईलैंड से लेके गल्फ में हर जगह इसुजू चल रही है, पाकिस्तान में चल इसकी वैसे वो जो सपोर्ट ऑफ द ग्रुप है ना एट द बैक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, Isuzu, since we are talking about Isuzu के मेरे ख्याल में 2003-2004 के भी कोई पिकअप गाड़ियाँ आपको मिलते हैं जो कि आप मेरे ख्याल में ऑप्शन के ही होते हैं, और उसके बाद अभी जो D-Max आया है, हाउ डू यू कंपेयर इट विद द Hilux? ये जितनी गाड़ियाँ ना, इनको मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ आर्म गाड़ी। ये अड़ती हैं, उसकी वजह है ये सब गाड़ियाँ आपको ना मिलिट्री ऑक्शन और डिपार्टमेंटल ऑक्शन से मिलेंगी। अभी भी आप देखेंगे द कंपनी दैट्स मार्केटिंग द Isuzu ब्रांड, दे आर ओनली इनटू सेलिंग, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चल रही है, इंडिविजुअल्स पे दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो कल को 8-10 साल बाद यही ऑप्शन होकर मार्केट में आएगा। तो यही 2003 में भी हुआ है, उससे पहले भी यही होता है। तो गाड़ी बदनाम इसलिए हो जाती है कि जब आपकी गाड़ी की सेल्स, सर्विस, सपोर्ट, स्पेयर्स और मार्केट में प्रेजेंस नहीं होती, तो गाड़ी पर और आप वो जो 2003-4 वाला Isuzu है आप रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको पार्ट्स वाला भी ढूंढना पड़ेगा, वो शायद लाहौर से मिले आपको या वो कराची से मिले, शायद पीडी में कोई का हो, तो वो फिर आपको वो दोस्तियाँ, वो कॉन्टैक्ट्स बना के रखने हैं, और मे बी आपकी गाड़ी एक हफ्ता डाउन हो जाएगी छोटे से पार्ट के पीछे। ये आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप इस तरह की गाड़ी रख जरूर सकते हैं, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। क्या ये नहीं होगा कि आप एक वर्कशॉप में खड़ी करेंगे और दूसरे दिन गाड़ी ले जाए। तो इज इट द सेम ये Isuzu D-Max के बारे में भी आप यही कहेंगे? वो तो बहुत अभी तो उसके बारे में नहीं, अभी तो वो चल रही है, और स्पेयर स्पोर्ट भी शायद ठीक ही है, लेकिन ट्रेडिशनली इस ग्रुप का मसला ये है कि जब ये गाड़ियां बेच के ना तंग आके छोड़ दे डिसओन इट, निशान को उन्होंने डिसओन कर दी। जब भी ग्रुप बीच में डिसकंटिन्यू करता है, मैं तो इसका वो गाड़ी फिर तब सफर करती है, क्योंकि गाड़ी वॉल्यूम में इतनी ज्यादा होती नहीं कि प्राइवेट पार्टीज पार्ट्स इंपोर्ट कर। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम होता है गाड़ी का। तो और Isuzu के भी आप सेल्स नंबर देखें, कुछ भी नहीं है, 25 गाड़ियां 15 गाड़ियां, ये क्या होती है मैक्स, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर आपको एक D-Max जो है वो 2-2.5-3 मिलियन सस्ता मिल रहा है एक सिमिलर Hilux से, तो आप नहीं लेंगे? डिपेंड करता है मेरा बजट। अगर मैं उस पैसे में तो मैं Hilux में कम पैसों में वो Hilux वाला काम जरूर कर सकती है। काम वाला Hilux से अच्छे भी कर देगी, कंफर्टेबल Hilux से ज्यादा बाय द वे। अच्छा, The rear seat is much better than that. गाड़ी हो रही नहीं है, प्रॉब्लम ये है गाड़ी वो बुरी नहीं है, अब वो रीसेल में मार खाई।
तो वो तो आपको if you're buying it, अब वो बाइंग आप जिससे कर रहे हैं हम अभी भी आप उससे भी नीचे सही करेंगे उसको, जो कि यू नेवर नो ना। आपका तो क्या मार्केट बनती है, आपका जो ग्रुप उसको मार्केट कर रहा होता है, जो उसको सपोर्ट दे रहा होता है, जब ग्रुप पीछे से हटता है ना तो वही होता है जो किया शॉर्टेज के साथ हुआ था पहले। अब वही स्पोर्टेज है, वही ब्रांड है, इट्स रनिंग लाइक हॉट केक, चल रही है क्योंकि द ग्रुप इज डिफरेंट एंड दे आर सीरियस अबाउट इट, वो चला रहे हैं। अब जैसे निसान की एग्जांपल पाकिस्तान के लिए बहुत रेलेवेंट है कि इन्होंने येलो कैब की गाड़ियां भी बनाई थी। मोटरवे बनने से पहले मोटरवे का जितना सर्वे था कोरियन इंजीनियर्स के पास निसान की पिकअप होती नहीं, इसको बाद में ऑप्शन में देखने को मिलती थी। मोटरवे पुलिस ने निसान एक्स ट्रेल्स बहुत अरसा यूज की, उन्होंने निसान पेट्रोल बहुत यूज की, आपको नजर आती होती थी। तो द ब्रांड हैड नथिंग रॉन्ग विद दैट, मतलब उस गाड़ियों उन गाड़ियों में कोई मसला नहीं था। मतलब एक्स ट्रेल जैसी गाड़ी आज मुझे कोई दूसरी रिप्लेसमेंट उसकी समझ नहीं आती, वो इतनी कैपेबिलिटी, अंदर बैठ के फीलिंग, एवरीथिंग बहुत जबरदस्त चीज। तो गंधारा को somehow I don't know what happened 2012 में डिसकंटिन्यूड फॉर्मली उन्होंने ये वाले सेक्शन बंद कर दिए। क्या हुआ, यूएन ने उनकी गाड़ियां लेनी बंद कर दी, पुलिस ने उनकी गाड़ियां लेनी बंद कर दी। इंस्टीट्यूशनल बाइंग जिसको वो अभी भी फोकस करते हैं दोबारा से, तो उसकी वजह से ब्रांड सफर कर गया। तो फिर एक आम आदमी जिसके लिए हम इस वक्त कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि आम आदमी फैसला कैसे करे, तो उसके लिए वो ऑप्शन तकरीबन खत्म होता ऑफ द टेबल हो गई। बिल्कुल ठीक। तो आप जब आपके पास इतनी सारी, देखिए गाड़ियां तो सारी 4x4 हैं, दे कैन डू द जॉब। मसला ये है कि आपने वो पालना भी तो है ना घोड़ा, उसका राशन, आपको खिलाना पिलाना, उसकी मालिशें, वो किसने करनी। तो वो निसान एंड नई सूजो की क्या आप रख सकते हैं, मैं वन ऑफ माय कजिन्स इज हैविंग इट, हु इज हैप्पी विद इट। लेकिन टोयोटा ओल्डर जनरेशंस यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट, पार्ट्स भी मिलेंगे, मैकेनिक्स भी वेल वर्स्ड है उसके ऊपर। मैं निसान की एग्जांपल देता हूँ ना, CD20 वाज अ वेरी गुड इंजन, ठीक है। किस वजह से वो रीड होता था, क्योंकि मैकेनिक ब्लीड करना भूल जाता था, पानी लीक हुआ, वापस डाला, देयर इज अ ब्लीडर ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे बच्चे को दबा वो वापस करानी पड़ेगी। वो उसमें ब्लीडर, वो मैकेनिक्स को पता नहीं होता था, वो ब्लीड ही कराते थे, गाड़ी ओवरहीट कर जाती थी। अब वो निसान, बल्कि इवन पेट्रोल इंजन में निसान में ये है कि वो एयर लॉक हो जाता। टोयोटा में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। टोयोटा की शायद नई गाड़ियों में भी प्रॉब्लम होने ये मसला नहीं रखा। तो हमारे मैकेनिक्स आती है, तो बैठ के पानी पाओ तो गाड़ी चलाओ, ठीक है। ये चीजें फिर आप खुद सीखते हैं, या तो आपको जब हेड गेस्केट एक दफा सीखी जाती है, फिर आपको याद रहता है कि मैंने खुद ब्लीड करवाना है उसको एक दफा, ठीक है, क्योंकि आपने कोर्स किया होता है। टोयोटा के साथ यू कैन नॉट गो रॉन्ग, आपका एक रोड साइड मैकेनिक भी ना आपको हाइलाइट्स मेंटेन करके दे देगा, कोई मसला। ठीक है। तो अभी आपने ये हाइलाइट्स की और टोयोटा की बात की कि दे आर द सेफेस्ट बेट, डज मित्सुबिशी कम इन दैट एज वेल, या पजेरो नहीं आती? पजेरो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट इट बिकम्स फार बेटर ऑप्शन देन टोयोटा, और लेकिन मेंटेनेंस, लेकिन 20 साल से पीछे नहीं जाता। 20 साल से पीछे गए, 2000 से पीछे गए, तो मेंटेनेंस में आपको फिर एक अच्छा मैकेनिक, एक अच्छा बजट चाहिए होगा टू फिक्स इट वापस। इसमें भी पजेरोस में गेम है। इसकी पुरानी जनरेशन जस्ट लाइक 12, इधर टोयोटा का 12 था, तो उसका कजन जो मित्सुबिशी का था ना, वो 4056 था, 4056, ठीक है। ये भी 100 से ऊपर जाना पसंद नहीं करता, वो भी नहीं पसंद। मसला तो आता है जब हम समझते हैं पजेरो आ गई, या पाओ पजमा गियर पे मर दो, वो चाहती तो है 120 पे, पर वो भी गर्म होती है, ये भी गर्म। फिर इससे आगे चले तो 3L और 1KZ और इधर 4M40 आ जाता है, जो पजेरो 95-96 में आपको मिलना शुरू हुआ। 4M40 आपको 110-120 पे क्रूज करा, लेकिन अगर आप 140 खेलना चाह रहे हैं उसके साथ, तो माजरत है उसकी तरफ से, ठीक है। वो 2800 सीसी है, टर्बो है, इंटरकूल्ड है, पुश मत करें सब। ये वो पुरानी जनरेशन हैं जो आपको वर्कशॉप से दोस्ती करवाएंगे, आप चक्कर लगाएंगे। सो अगर तो आप अगेन पॉइंट वही है, हाथ गद्दे करने वाले हैं, आपको वर्कशॉप की छोटी प्यालियों की चाय पसंद है, तो आप ये जरूर करें। अदरवाइज आप 2000 प्लस जनरेशन में रहें, उसमें आपको पेट्रोल इंजन में भी अच्छा ऑप्शन मिलेंगे, और डीजल से पजेरो में दूर रहना है, क्योंकि वो कॉमन रेल है, उसमें फेलियर्स बहुत ज्यादा। पजेरो में डीजल नहीं लेना, पजेरो का कॉमन रेल वाला डीजल अवॉइड कर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2000 के बाद क्या आप कह रहे हैं, पोस्ट 2000 व्हीकल अगर हम करें, तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस बचती हैं? सर्फ, रीजनेबल, कंफर्टेबल, और मेरे ख्याल हैवी गो एवरीवेयर की स्पीकर। हाँ जी, कैपेबिलिटी है। आपके पास पजेरोज हैं 2000 प्लस मॉडल्स की, आपके पास पराडोज हैं 2000 प्लस मॉडल, इसमें अगर आपको 4.0 मिल जाएगी तो यू विल लव इट। जो प्राडो 11GR वाली 2.7 इंजन को अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा सा मेरे हिसाब में वीक है, मुझे नहीं पसंद कोई खास। जो RZ है 2.7 वो एकदम इतना वामन नहीं है। नहीं, 2.7 RZ फिर थोड़ा बेहतर है। वो जो TR है ना, TR तो अभी भी यूज होता है, बिल्कुल ही फारिग है मेरे खातों में उससे। तो ये वो फॉर्च्यूनर वाला इंजन है, हाँ, वो नहायती आओ 3.4 वाला इंजन भी ठीक है टोयोटास में, वो सबसे कॉमन वही है, सबसे ज्यादा वो उस जनरेशन की गाड़ी में वही 5GZ जो है, 5GZ। और पजेरो में भी इससे आप मॉडल में आप पेट्रोल इंजन पे आराम से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और हाइलक्सेस जैसे 3000 60 72, 3.5 60 75 दोनों बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग लास्टिंग है,
और फ्यूल में टोयोटा भी थर्स्टी है, ये भी थर्स्टी है, लेकिन इंजन रिलायबिलिटी इस जगह पे आकर पजेरो की जो है ना वो ठीक हो जाती है। अच्छा ठीक है, सिंस यू मेंशन्ड फ्यूल, लेट्स गो ओवर द फ्यूल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीज कार्स। क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस है? 100 सीरीज से स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल इंजन प्रॉब्ली 5-6, डीजल इंजन 7-8। ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर फुट। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जिसमें क्रॉस से 25 की एवरेज भी ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपना दिल गुर्दा सब मारना पड़ता है, सुन करके अपने आप को चलाना। पुरानी 4x4 की तरह पुरानी 4x4 उस तरह चला सकता है। लेकिन अगर आप मतलब आप गाड़ी है तो यू वुड लाइक टू कि थोड़ी सी पेस पे तो चलें, नॉर्मल पेस पे चलाएंगे तो यही एवरेज है। ठीक है, ये हो गई हमारी 100 सीरीज। उसके बाद हमारी आ जाती है प्राडो 120-150 सीरीज। प्राडो जो है GR वाली गाड़ी अच्छी एवरेज देती है, अच्छी फिंगर मतलब 10+ भी कर जाती है GR वाली इन द सिटी। नहीं इन द सिटी सिटी में तो 80 होगी, लॉन्ग पे वो थोड़ा सा बेहतर क्योंकि वो लो एंड वो उसका टॉर्क अच्छा है तो वो RPM गिरा के अच्छा। ठीक है, और ये जो हमारी फॉर्च्यूनर्स वगैरह है, ये भी इसकी डीजल अच्छी देती है एवरेज, 10-11 की एवरेज आगे से मतलब फॉर्च्यूनर आपकी डबल फिगर में होती है 10-11 टन लेती। फॉर्च्यूनर और 1.8 जो 1GD वाली गाड़ी है वो कर लेती हैं। और ये पजेरोस जो है जो आप कह रहे हैं 3.5 वाली 7 से 9 की रेंज में। ठीक है, सो लेकिन गाड़ी जो है चाहे वो 100 सीरीज है, चाहे वो पजेरो का वो भी बात पे आ जाएगी। अच्छी 5000 से भी कुछ चली जाती है जो बहुत ही बुरा स्नूप के साथ हो जाए तो अदरवाइज अगर परफेक्टली जो पानी गाड़ी वो आपको फास्ट नहीं करने देगा, इतना कच्चा मारेगी ना पीछे नहीं। लेकिन एक अच्छी मेंटेनेंस वाली गाड़ी जो है ना ये उस पे रेफरेंस है। जनरल रूल ऑफ थंब 10 से नीचे गियर रहता है। ये जो 11-12 है ना ये लकी फिगर्स और ठीक है ट्रिप में आपको मिल जाए, हो सकता ना मिले, ठीक है नीचे। सो रूल ऑफ थंब फॉर ऑल दी प्रॉपर ऑफ रोडर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान 10 से नीचे ही देगी, 10 या 10 से नीचे ही देगी। चले ठीक हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा स्विच करते हैं। ऑफ रोडिंग गाड़ी अगर है उसके अंदर गाड़ी का कौन सा एस्पेक्ट है जो ऑफ रोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या कौन से आप किस तरह उसे रैंक करेंगे? उसका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करें। सर सबसे पहले सॉरी उस पर लो गेयरिंग होनी चाहिए। आजकल कई 4x4 में नहीं मिलती आपको। ठीक है 4 हो जाएगी लेकिन 4H होगी, सिर्फ 5 गियर जो ट्रांसमिशन की अपनी गेयरिंग है वो नहीं कर, रिडक्शन गेयरिंग नहीं मिलती आपको। ठीक है, मतलब एक पुराने सुनो में 2.3 की रिडक्शन मिल जाती होती थी, जो पुरानी अमेरिकन जीप में 4 टाइम्स की रिडक्शन में मिल जाती होती थी। 4x4 ये ऑफ रोडिंग अच्छी करनी है तो ये सबसे पहली चीज। तो 2H में क्या 4H में क्या कर रही होती है एसेंशियली गाड़ी? बेसिकली होता है कि नॉर्मली आप 2H में चला रहे हैं, रियर व्हील आर ड्राइविंग गिविंग द पावर। जब आप 4H में शिफ्ट करते हैं तो फ्रंट व्हील्स आल्सो स्टार्ट delivering on power on the same. The low gear that Sakib is talking about is reduction in gear. So basically आपका फर्स्ट गियर पे जो आपकी स्पीड से फॉर एग्जांपल आइडल पे आप जा रहे हैं, आप फर्स्ट गियर पे चढ़ाई जाएगी गाड़ी, विल टेंड टू स्टार्ट, फिर बंद होने की कोशिश करें। आप लो में डाल देना तो गाड़ी बंद नहीं होगी, इट विल स्टार्ट क्रॉलिंग अप। ठीक है। सो जहाँ पे आपकी फर्स्ट गियर हाई में 20 तक की स्पीड हो सकती थी, वहाँ लो में शायद आप 10 भी चीज ढूंढ सकेंगे। ठीक है, इट इज रिडक्शन इन द गियर। ठीक है, ट्रक्स में भी कौन सा होता है, चौधरी गियर, कोस्टर में भी होता है चौधरी गियर। तो चौधरी गियर आप लगाते हैं तो चौधरी गियर जो है ना इट गेट्स यू एनीवेयर। तो होता ही है कि मोस्टली आप जब 4x4 लो में डालते हैं तो आप फर्स्ट बहुत ही क्योंकि क्रॉल पे आ जाते हैं तो आप सेकंड या थर्ड में उठाते हैं गाड़ी को। ठीक है, ताकि आपकी जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम डिलीवर हो। तो इट इज फॉर टफ सिचुएशंस जहाँ गाड़ी फंस जाए या इंक्लाइन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हाई में गाड़ी आप क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी बंद होने की कोशिश करती है, तो आप लो में डालें गाड़ी बंद नहीं होगी क्योंकि उसको वो गियरिंग रिडक्शन मिल गई है। ठीक है, जो साकिब में कह रहे हैं ना, ट्रांसफर केस हाई में 1:1 है और लो में वो 1:2.3 है। सो 2.3 टर्न्स एयर इज 1 टर्न एयर। ठीक है, वो और फर्दर जो टॉर्क है ना उसको मल्टीप्लाई कर। ठीक है, वो डिलीवर ज्यादा डिलीवर। ठीक है, अच्छा दैट्स वन थिंग। और इसके बाद लॉकर्स में रहना नहीं, लॉकर से भी पहले देखिए 4x4 कैपेबिलिटीज में आपको आजकल तो मैं कंफर्ट भी कहूंगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं, ऑल लीफ स्प्रिंग और या जो आपका क्या कहते हैं इसे चिमटे वाला सेटअप, सस्पेंशन। ठीक है, उसमें भी 2 तरह की, एक हॉकी वाला एक चिमटे वाला। बेसिकली कॉइल्स। ठीक है, कॉइल्स आर मोर सॉफ्ट। ठीक है, यू विल गेट अ बेटर राइड, लेकिन कमानी ऑन द अदर हैंड इज टॉप रोड तो आपको पता नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे वो काम कर रही होती है तो आपको फील नहीं आता, लेकिन ऑन रोड इट्स वेरी बम्पी। सीधी रोड है पर वो ऐसे ऐसे हिलता है, बंदा हल्का हल्का पेट आपका ऐसे हिल रहा होता तो वो और मेरा ख्याल में तो सारी रोड टेस्ट की कमानी वाली गाड़ी होनी चाहिए ताकि रोड तो स्मूथ होना है। लेकिन ये एक तो ये कंफर्ट डिफरेंस है। आज की डेट में पीपल प्रेफर टू हैव अ कंफर्टेबल कार, सो Pajero will win here. Second part is 4x4. Pajero will also be equal to Toyota. ये सारी जो जिसके पास भी सेंटर डिफरेंशियल सेंटर ट्रांसफर केस है ना, वो दोनों गाड़ियां बराबर होंगी। ऑल व्हील ड्राइव्स के पास ये नहीं है। थर्ड थिंग इज योर जनरल ट्रेवल इज कि आपका भी इफ इट गोज इन एयर
कितना नीचे जा सकता है, वाई इट नीड्स टू गो डाउन, कि जब मैं एक उल्टी सी जगह पे जाऊंगा ना, तो एक जगह पे बेसिकली आपकी टांग कितनी स्ट्रेच कर रही है टू टच द ग्राउंड, ग्राउंड पे टच करूंगा तो ट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है। सो एक वो पार्ट आ जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कमानी वाली गाड़ी विल हैव स्लाइटली लॉन्ग ट्रैवल, और ये जो चिमटे वाली है ये हार्डली 2-3 इंच का आप ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल दे रही होती है, तो फ्रंट पे इतना ट्रैवल नहीं करता। हॉकी वाली गाड़ी जो है, हॉकी को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में? अब इस वक्त फौरन ज़हन में नहीं आ रहा, बार बार हॉकी हॉकी वाला जो है वो इट विल गिव यू अ लॉन्गर ट्रैवल। हॉकी क्या है, ट्रेलिंग आर्म की बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग आउट, या ट्रेनिंग कम, तो ठीक है, जो 3-point ट्रेनिंग आउट, हॉकी वाली गाड़ी आपको ज़्यादा ट्रैवल दे देगी। सो सेकंड इज योर ट्रैवल, अगेन आपकी डिमांड क्या है, आप क्या ट्रैक्स करना चाहते हैं। नॉर्मल ट्रैक्स में शायद आपको ये चीज़ें फील भी नहीं होंगी, लेकिन बहुत ऑफ रोड ट्रैक्स में आपको चीज़ें फील होंगी ये चीज़ें। फिर तीसरा पार्ट जो आ जाता है ना, वो इससे भी आ गया, जो आपका डिफ्लॉक है, लिमिटेड स्लिप या फुल लॉकर्स। वो आप उससे भी टफ सिचुएशंस की बात करें, जहाँ एक टायर हवा में चला गया, तो वो ऑब्वियसली डिफरेंशियल का प्रिंसिपल है कि जो टायर हवा में चलाएगा, जो टायर ऑफ लेस ट्रैक्शन है ना, उस पर पावर जाएगी। सारी पावर। तो अगर आपका एक टायर अगला हवा में चला गया और एक पिछला भी हवा में चला गया, तो फिर आप वहाँ में, फिर आप चल नहीं सकते। दिस इज वेयर द डिफ लॉकर विल हेल्प यू। आप रेयर भी लगाएंगे तो वो जो टायर ट्रैक्शन में है ना, वो पुश देगा, होपफुली अगला टायर भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पे टच हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप लेवल ऑफ कहाँ तक जा रहे हैं, इस तरह की एनवायरनमेंट में आपकी ड्यूटी क्या है, ठीक है। वो वाली चीज, हाँ, ड्यूटी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में यूटिलिटी की जो आपने बात की है, 100 सीरीज तो अब कम शायद, लेकिन ये जो 150 सीरीज है, 200 सीरीज है, मोस्टली पाकिस्तान में तो इनकी यूटिलिटी सिर्फ ज़मीन पे जाना और उधर एक नई प्रॉपर्टी दिखाना और एक नया कोई मेरे ख्याल में नई सोसाइटी लॉन्च करना, ये इनकी यूटिलिटी रह गई है। तो इनके लिए तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए कंफर्ट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ अपलोडिंग। ये बनते लोग इनको हार्ड ड्यूटी पे नहीं देगा। टोयोटा ने अभी भी 70 सीरीज का बेयर प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, अभी भी इनको फेसलिफ्ट लॉन्च किया उसी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ काम की गाड़ी जानी है ना, वहाँ इनको ये नहीं जा सकता। जो ड्यूटी एरिया है ना, जो टफ रगड़ साउथ अफ्रीकन गल्फ एनवायरनमेंट, या पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में, जो वहाँ रोड ही नहीं है यार, पत्थरों बोल्डर्स के ऊपर से गाड़ी जा रही है। आपने वो 3 दफा वीडियोस देखी होंगी जो ईरानी स्मगलिंग वाली, आपने क्या प्रैक्टिकल होता है, गाड़ियां तो चलती हैं, वो टोयोटा पिकअप और वजनदार उनका ब्लू वाला पिकअप होता है, चलता है वहाँ, और वो डे इन डे आउट उनका काम है। वो साथ में बैलेंस बैठा है, ठीक भी देगा ना सब, वो चलेगा वहाँ पे। और वो उस तरह की जगह पे ये गाड़ियां, और टोयोटा जो है ना, वो इस किस्म की ड्यूटी व्हीकल्स है, वो अपने एक प्लॉट पे, वो ये जी वो उन्होंने साइड पे रखी नहीं यार, ये नहीं। देयर इज द टोयोटा जिब्राल्टर, वो स्पेशलाइज करते हैं इन मेकिंग Formula 4 व्हीकल्स ओनली इन वाइट कलर, बिकॉज ड्यूटी व्हीकल इज यूजुअली वाइट एंड कलर। उसमें आपकी हाइलक्स है, उसमें आपकी फॉर्च्यूनर है, उसमें आपकी लैंड क्रूजर के वेरिएंट है, उसमें आपकी 70 सीरीज है, जो कि उन्हें पता है कि ये हम इनके डिजाइन पैरामीटर्स हैं ही वो बने जो कि हार्ड ड्यूटी व्हीकल के होने चाहिए। अब अफ्रीकन सफारी के लिए गाड़ी बनती है, वहाँ बनती है, यूएन के लिए बनती है तो वहाँ बनती है, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग के लिए बनती है तो वहाँ बनती है, साउथ अफ्रीका में इस किस्म की गोल्ड या इस किस्म की जगहों की हार्ड ड्यूटीज हैं, तो उनमें स्टील के रहने लेंगे आपको। और थोड़ी सी आजकल के हिसाब से कदीम सस्पेंशन जैसे कमानी, उन सेटअप्स को अभी तक नहीं छोड़ा। इवन जो सीट मटीरियल्स, आपकी जो फ्लोर मैट्स के मटीरियल्स, वो भी इस जहन में होते हैं कि यार इसने पानी में भी जाना है, इसी में काट देते हैं लेके भी बैठना है आते हैं इन्होंने। अच्छा जी, फिर ये भी देखना होता है कि ग्लव्स पहन के आप इनको ऑपरेट भी कर सकें, क्योंकि जब आप हार्ड ड्यूटी में है तो बर्फ भी पड़नी है, कहीं पर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होनी है, उधर उसको स्टार्ट होना चाहिए, उधर उसका कूलेंट जो है, उसका इवन वाइपर वॉशर्स जो है वो भी जैब नहीं होने चाहिए। तो वो इस किस्म के पैरामीटर से आते हैं। लैंड क्रूजर के बारे में एक दफा कहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि ये भी एक डिजाइन पैरामीटर रह चुका है कि 25% लॉस ऑफ कूलेंट के साथ भी इट शुड बी एबल टू ट्रेवल फॉर एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स। ठीक है जी। अब ये रिलायबिलिटी कैपेबिलिटी इस चीज को बिल्ड कर रहे होते हैं ना। और जैसे आपने कहा कि ये गाड़ियां अगर मेंटेन की जाए तो मिलियन किलोमीटर्स तक चलती हैं इजीली। ऑस्ट्रेलियन फॉरम्स पे आप देखें, मिलियन किलोमीटर तो आराम से आइलेट्स के उन्होंने बनाया फॉर्म, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, इसके अंदर अब जैसे हमने कैपेबिलिटीज की बात की है, आप दोनों भी जाते रहे हैं, यू बीन टू रैलीज एज वेल, यू बीन टू ऑफ रोडिंग सोलो ट्रिप्स एज वेल, तो वो कौन सी ऐसी ऑफ रोड से रिलेटेड एक्सेसरीज हैं जो कि आपके ख्याल में हर नए ट्रिप से पहले आपके पास होनी चाहिए? आपके पास एक अच्छी बेंच होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ये जब आपने फर्स्ट क्लास सबसे पहले इनमें से किसी एक ने आपके काम होता है। ठीक है। वैसे आजकल एक सस्ता ऑप्शन भी है, वो जो ट्रैक्स नहीं मिलते, यार वो जो प्लास्टिक के वो पॉली टाइप के वो ट्रैक्शन ये बढ़िया करते हैं, ये बड़ी टेक्निकल बन सकती है अगर आप अच्छा क्वेश्चन पे जाएंगे ना, क्योंकि फिर आप कितने स्किल्ड हैं। एक अच्छा ड्राइवर जो होता है ना, वो शायद बगैर किसी चीज के वहीं से कोई 2 टहनियां तोड़ के ना अपने आप को निकाल देता है।
लेकिन अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो फिर आपको शायद ये प्लास्टिक प्लैंक्स भी चाहिए हो सकते हैं, फिर आपको जेरी कैंस भी ज़्यादा से रखने होंगे, फिर आपको रस्से भी रखने होंगे, फिर आपको साइड स्टेप्स वगैरह भी, इस किस्म की चीज़ें भी, पंपर्स को मॉडिफाई करना होगा। हाईलाइट जैक इनमें सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन पोटेंशियल जो होता है ना वो भी 4x4 में ही होता है। बाय द वे, हाई लिफ्ट जैक का यूटिलिटी बहुत कम होती है व्हेन यू गेट स्टक। हमारे अमूमन ट्रैक्स है ना कच्चे होते हैं, तो वो अंदर ही दबता जाता है, या तो रॉकी हो ना बहुत, तो शायद थोड़ा आपको हेल्प करता है उस सिचुएशन में। हमारी अमूमन गाड़ी बॉकडाउन होती है, जैसे कश्मीर वगैरह के ट्रैक ना मिट्टी वाले होते हैं, तो वो टायर्स धस जाएंगे एंड यू विल गेट स्टक इनटू इट ना। तो अमूमन ये पानी की क्रॉसिंग वगैरह के पास मिट्टी ज़्यादा होती है, ये कीचड़ बना होता है, उसमें फंसते हैं, तो वहाँ यहाँ आपको विंच निकाल सकती है। ये ट्रैक्शन जो क्या ट्रैक्स के होते हैं, तो ये दे आर चीपर एज वेल। विंच थोड़ा महंगा ऑप्शन है, लेकिन इफ यू हैव अ विंच इट्स ग्रेट। विंच बेहतर है। आपने तो अपना एक ट्रेलर भी बनाया हुआ है ना, विच इज यस। तो बताइए उसके बारे में, क्या चीज़ है वो? कोविड की याद है। बेसिकली हमेशा से जेन में था कि कैंपर बनाना है, तो गाड़ी को कैंपर बनाने के बजाय मैंने सोचा ट्रेलर बनाते हैं। तो इट्स अ 4x6 बॉक्स ट्रेलर जिसके ऊपर रूफटॉप टेंट है। ठीक है। और कोविड के दिनों में क्योंकि करने को कुछ खास था नहीं, वर्क फ्रॉम होम था, तो बेयर फ्रेम मैंने अपने जो फ्रेम वाले भाईजान उनसे बनवाया, उसके ऊपर जितनी कंस्ट्रक्शन थी वो मैंने घर भी की। सो आई बिल्ड दैट बॉक्स, उसको एल्युमिनियम उसकी क्लैडिंग की, टॉप प्लेट बनाई, उसके ऊपर रूफटॉप टेंट लगा दी। ठीक है। नाउ आई हैव अ फुल कैंपिंग स्पेस 4x6। मतलब आई हैव दैट ट्रेनर इज हुक्ड विद माय नाइट क्रूजर, उसको मैं कहीं पे भी ले जाता हूँ जहाँ मुझे जाना हो, पार्क करता हूँ। मेरे पास 5 to 6 स्लीपिंग स्पेस बन जाती है, और नीचे मेरे पास सामान की खुली जगह। अच्छा, और ये पाकिस्तान की जो अभी हमारी नॉर्दर्न एरियाज की रोड्स है उनके लिए कितना प्रैक्टिकल है? आप कहीं गए? लास्ट टाइम बिल्कुल मैं नारायण वैली पूरी फिरी, और मैंने इसको इंटेंशनली ना टफ ट्रैक्स में यू टर्न्स करवाए। अच्छा, ट्रेलर के लिए ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने पहला ट्रिप लगाया चोलिस्तान का, तो जब पहली दफ़ा ट्रेलर बाहर निकाला तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम जो था ना उसको रिवर्स करना। तो वो एक दोस्त है, उससे मैंने कहा यार सर रिवर्स ही सिखा दे। उसने कहा कि भाई ट्रैक्टर चलता है ना वैसे सीख रहा है। फिर बिकॉज ही वो गाँव से था, तो उसने वो ट्रैक्टर चलाता था, उसने फिर मुझे बताया कि हाउ टू पिवट अ ट्रेलर। उल्टा टर्न तो मैंने वो तो यूट्यूब की वीडियोस देख के किया, बट द मोस्ट ऑफ पार्ट इज रिवर्सिंग अ ट्रेलर। और जब आप किसी ऐसे ट्रैक पे हो जहाँ टाइट टर्न और आपको रिवर्स करना है, वहाँ पे इट कैन गेट ट्रिकी। बट मैंने पिछले ट्रिप पे ना नारायण में पुटे ट्रैक्स पे डाल के ना आई प्रैक्टिस स्टार्ट, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं दोबारा निकालूंगा मैं फिर उलाऊंगा। अच्छा, लेकिन कर सकते हैं अगर आपका ट्रेनर डिजाइन ठीक है, आपकी टंग लेंथ वगैरह सही है, गाड़ी शॉर्ट व्हील बेस है, मेरी 3 डोर है तो इट्स फाइन। लॉन्ग व्हील बेस होगी तो ऑब्वियसली गाड़ी को भी टर्निंग रेडियस चाहिए और ट्रेलर को भी, तो इट विल गेट अप। Saqib bhai, what's your ideal 3-car garage in Pakistan? My ideal 3-car garage would be Honda Santa Fe 4800 BTC, Mercedes R107 convertible, और तीसरी गाड़ी होनी चाहिए Toyota 105 जो एक मिनीवैन होती है, अल्ट्रा कंफर्टेबल और फैमिली मूवमेंट के लिए यूज होगा। Thank you. Akil, what's your ideal 3-car garage in Pakistan? Toyota Land Cruiser, कौन सी? the origination is better, 80 series, Toyota Hilux, and a hybrid, maybe a Cross or some hybrid car. Okay, thank you. Thank you. Son, what's your ideal 3-car garage in Pakistan? 3-car garage, Land Cruiser, कौन सी? Land Cruiser कोई भी चलेगी, टाउन सीरीज, टोरेंट सीरीज, जैसे होगा स्टैंडर्ड में चलेगी। कोई मर्सिडीज की कार ई क्लास या एस क्लास, ई क्लास नहीं चलेगी, और कोई भी एक वैन कंफर्टेबल हो जिसमें आप अपने पूरे सामान को फिट करें और घूमने फिरने के निकल जाए। ठीक है, thank you. Sahir, what's your 3-car garage ideally in Pakistan? आइडियल कार गराज पहले तो जी डीवी रहना चाहिए, आई थिंक उसके लिए आई प्रेफर करो ना। थोड़ा सा आगे जो मैं पर्सनली रखना चाहता हूँ लग्जरी में गुड सेडान, इट विल बी अ BMW 7 सीरीज, और एक जैसे कहेंगे ऑफ रोड टाइप लैंड क्रूजर वुड बी फाइन, अमेजिंग टू हैव। परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा, पाकिस्तान में 4x4 की बात हो रही हो, ऑफ रोडिंग की बात हो रही हो, और पाकिस्तानी रैली सीन की बात ना हो रही हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। और आप दोनों ने तो रैली में हिस्सा भी लिया हुआ है, पार्टिसिपेट अपनी गाड़ी के साथ भी किया हुआ है, जीते भी हुए हैं या नहीं जीते, लेकिन मतलब हिस्सा लिया हुआ है। तो क्या आपका हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और एक मेरे जैसे बंदे को जिसके पास एक ऑफ रोडर है, जिसका कोई रैली का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि गाड़ी लेके चला जाऊँ मैं चोलिस्तान या सतरंगा, या देयर आर स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू इट एज वेल? इसमें पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वाटर स्पोर्ट अगर किसी एरिया में इवॉल्व हुई है तो वो सिर्फ 4x4 में ही हुई है, और बहुत अच्छी इवॉल्व हुई है। मतलब आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स टाइम के साथ साथ बढ़ते गए। आपकी गवादर में रैली होती है, आपकी कराची के करीब हब में रैली होती है, आपकी वो बलूचिस्तान मक्सी साहब के इलाके में वहाँ भी रैली होती है, फिर सरफरंगा चोलिस्तान। तो
आपके अपने पहली दफा 2008 में खुद पार्टिसिपेशन की थी और उस वक्त बस इतना टारगेट था कि स्टैली को कंप्लीट कर तो किया था CJ5 उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद हम दोनों एक रैली टीम का हिस्सा बन गए थे और उस गाड़ी को काटा जोड़ा ऐसे किया वैसे किया, टेक्निकली उस पर बहुत हमने एक्सपेरिमेंट्स किया। थोड़ा मजीद मेरा ख्याल है इस एक्सपीरियंस में आतिफ को मुझसे ज़्यादा ही पता होगा क्योंकि मैं शायद उतना इन्वॉल्व नहीं होता था या होता नहीं था तो कम्पैक्ट नहीं होता था। तो ये भाईजान तो फिर वेल्डर भी लेके पहुँचते थे तो ये तो सब कुछ ही कर सकते थे। मेरा ख्याल वाकई बात है। जी आगे क्या था एक्सपीरियंस का? जो मैंने की थी 2008 में, जो साकिब भाई बता रहे हैं, वो हम दोस्तों ने बस एम ही कर ली थी। तो इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू बहावलपुर। पहली दफ़ा मैंने सतलुज के बेड में गाड़ी डाली तो मुझे अंदाजा हुआ कि रेत भी वो चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे एरिया में पिंडी, इस्लामाबाद और नॉर्थ जो हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पे वो वाली रेत नहीं है। यहाँ की दरिया रेत जो है वो थोड़ी सख्त होती है, वो दैट्स वेरी फ्लफी, गाड़ी एकदम बैठ जाती। तो पहली चीज़ मुझे आज भी याद है, बहावलपुर 4x4 क्लब के एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा था बेटा इस पे टायरों की हवा काम कर। मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद अशरफ साहब थे, बट ही वॉज वेरी काइंड, ही गाइडेड अस कि यार इसके थोड़ी सी टायरों में हवा कम करो। और फिर अंदाज़ा हुआ कि यार टायर कम हवा कम करने से इंजन की सांस में सांस है, वरना यू कैन नॉट ड्राइव ऑन दैट सैंड। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, हमने बहुत कुछ सीखा। बस ये मुझे याद है कि रैकी मैंने और मेरे दोस्त ने एक सुजुकी जिमनी के बैक में बैठ के बड़े फेमस हमारे खाकवानी साहब, अनस खाकवानी साहब महल वो थे और उनके साथ ही उनके ये दोनों दोस्त थे 4x4 वाले साहब जो है, इनके साथ हमने वो एक छोटा सा ट्रैक उन्होंने हमें करवाया और दे गाइडेड अस वेरी वेल, क्योंकि हमें डेजर्ट का क्या पता कि डेजर्ट क्या बुलाया और डेजर्ट हमने पहली दफ़ा देखा। खैर टारगेट वाज टू कंप्लीट इट एज साकिब भाई सेट और हमने कंप्लीट किया और हमने बड़ा एंजॉय किया। हमने बिजनौर पे सनसेट भी देखा, हमने लोगों के रेडिएटर को मैजिक भी लगा कर रिपेयर भी करके दिया मिड पॉइंट पे, क्योंकि हम दोनों कहने थे ना कोई सपोर्ट टीम थी ना कुछ थी, बट वी एंजॉयड इट। हैविंग सेड दैट उसके बाद हम आगे आए, हमारे पास नेक्स्ट एक चक्कर लगा वो BJ60 थी, वहाँ पे एक और दोस्त को कीड़ा आया, उस वक्त हमने उसका इलाज नहीं किया तो वी फेल फॉर इट। वो 60 में 2J से GT डाला, वो रैली की गाड़ी बनी, सस्पेंशन मॉडिफाई हुआ, उसको मल्टीपल टाइम्स हम रैली में लेके भी गए, वो आती भी बड़ा मजे का थी, बड़ा अच्छा टाइम करती थी। बट रैली इज सच अ डिफिकल्ट थिंग। आप उस वक्त तो शायद 150 किलोमीटर था, आप तो शायद वो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल होगा, 250 किलोमीटर पर लट्टी से हो गई। इट्स एन एंड्योरेंस टेस्ट, आपके घोड़े ने कहाँ तक भागा और इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है, क्योंकि आप गाड़ी को लिमिट्स पे लेके गए होते, फ्रॉम इंजन, सस्पेंशन, ड्राइव लाइन, हर चीज़, और इसकी प्रिपरेशन फॉर मंथ्स आप करते हैं फॉर दैट डे। और फिर हमारा तो यही होता था कि आप दफा गाड़ी कभी ना कभी को खराब प्रूव हो जाए, वापस में कैंप आके हम ये कहते होते थे रोज दे गए तो जस्ट नो व्हाई। और दैट्स द फन पार्ट, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इट हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स, उसके बहुत डिटेल्स हैं, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो सकती है कि कौन सी गाड़ी सूटेबल है क्या। टू योर क्वेश्चंस, एक जो स्टॉक कैटेगरी होती है ना ABCD गाड़ी के CC के मुताबिक बनी हुई है, तो जो आपने पूछा ना कि क्या एक आम बंदा जिसके पास एक 4x4 है वो रैली कर सकता है या मेरा जवाब है तो आपके पास किस साइज की गाड़ी है, किस तरह की है, स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन में उसकी रैली की अलग से रेस होती है और ये प्रिफेयर्ड कहते हैं जिसको, वो ABCD कैटेगरीज में वो रेस अलग से होती है। तो आप प्रिफेयर्ड को टारगेट ना करें, आप स्टॉक कैटेगरी में एंटर हो सकते हैं, जैसे 2008 में ये स्टॉक कैटेगरी में सीधे, और ये एक्सपेक्ट करें कि आप स्टॉक कैटेगरी थी नहीं सर, ये भी नहीं वहाँ बैठे, ये कैटेगरी सी कि शुरू में थोड़ा सा वो PTDC इन लोगों ने अभी इतना इवॉल्व नहीं किया था, अब तो बहुत मैच्योर हो रैली सीन हमारा, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज जो हमारे कैलिन लेजेंड्स हैं एंड दे आर लेजेंड्स ऑफ द डेजर्ट, आई गेस वो गलत नहीं है ये बात, दे आर वेरी गुड ड्राइवर्स, और उन्होंने इसको मैच्योर भी बहुत, इसमें मक्सी साहब के अलावा भी बहुत सारे रैली ड्राइवर्स हैं जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करें। हमारा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे स्टॉक की बात करें, आप अपनी जिम्नी को स्टॉक में खरीदोगे, हाँ, लेकिन मैं जब रैली कंप्लीट करूंगा तो देयर विल बी एक्सपेंसेस दैट आई हैव टू पे, वो आप ही सोचिएगा। देखें मेंटेनेंस ये सब होगा, ना जब भी होती आती है तो भी सकते हैं, अच्छा उड़ सकते हैं आप गाड़ी, वो हमने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, मल्टीपल टाइप्स तोड़ी हैं और टूटती गाड़ी, ठीक है। तो ड्राइवर एबिलिटी इन द एंड मैटर करती है, ड्राइवर और ड्राइवर से ज़्यादा नेविगेट। मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक पूरी एपिसोड की जा सकती है, तो लेट्स लीव इट एट दैट। अभी अगेन पर्सनल एक थोड़ी सी मुझे आजकल चस्का पड़ा हुआ है कि द ओल्ड टाउन इज द 1980s एंड 1990s टाउन इज, वो भी 4x4 होती है, उसके अंदर लो गियर भी होता है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम है। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन 4x4 लो गियर है, और आपने कहा है कि ये पहला डिफरेंस है एक प्रॉपर 4x4 में और एक ये जो ग्रोसरी गेटर्स के अंदर एक मेजर डिफरेंस जो है वही है। तो आपका क्या ख्याल है, कैन इट बी टेकन एज अ प्रोजेक्ट जिसमें एक प्रॉपर 4x4 के काबिल उस टाउननेस को बनाया जा सके? इसमें हम आपको सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी है। अगर ये काम नहीं आता तो हम किसी एग्रीकल्चरल लेवल की प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको सजेस्ट करेंगे, अमेरिकन चुन्नी मारने के लिए। आप जो सोच रहे हैं, यस इट इज़ अ 4x4, आप इस बात तक आप ठीक कह रहे हैं,
लेकिन फिर उसके बॉडी डायनामिक्स फर्क है, इट इज कंफर्ट ओरिएंटेड, उसमें उसके डिपार्चर एंगल्स, अप्रोच एंगल्स, ये चीज़ें उसकी फ़र्क है। तो अगर आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट सोच रहे हैं तो यस ठीक है, इट कैन वर्क। लेकिन अगर आपने उसको ऑफ रोडिंग में कभी कभी लेके जाना है, ऊंचा नीचा कभी उसको दिखाना है, तो फिर आपको अपना एज अ ड्राइवर और थोड़ा बहुत बच्चा बताने का आपको DIY करके उसके साथ जिंदगी फिर आपने गुजारनी है। फिर आपको पता होगा कि मैंने यहाँ से कैसे गुजरना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। क्योंकि स्केल के साथ दुनिया में Mitsubishi दिल्ली का टोयोटा से ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म समझा जाता है इफ यू वांट टू ऑफ रोड अ वैन, But that's not available in Pakistan, right? आई हैव सीन अ फ्यू, क्योंकि वो नीचे से पजेरो होती है पूरी, ठीक है, इट इज द सेम ड्राइव लाइन। ये जो टोयोटा है ना, ये थोड़ी सी टाउनेस का अगर आप नाम लेंगे ना, तो इट्स स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज, इट हैज स्मॉलर इंजन्स, इट हैज स्मॉलर गियर बॉक्सेस, योर रेशोज आर नॉट वेरी गुड एंड नॉट एज गुड एज एन एक्चुअल 4x4 जो कि मेंट फॉर ऑफ रोड है। ठीक है। और अगर फॉर इंस्टेंस आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कीड़ा नहीं मरा, तो अगर इफ आई एम्बार्क ऑन दिस जर्नी, तो बाय द एंड ये जो कॉमन हमारी SUVs या जिनको हम MPVs आजकल जिस तरह की है विद ऑल व्हील ड्राइव्स, ये उनके लेवल की बनेगी या इट विल बी समवेयर उनसे बेहतर, उनसे बहुत बेहतर हो जाएगी, उनसे बेहतर हो जाएगी? ऑन एंड ड्राइव से बेहतर होगी, पर आप जो हमारी रगड 4x4 है उसमें वैसी नहीं होगी। लेकिन अगेन सोच समझ के कीजिएगा, बार बार कह रहा है। इसकी वजह ये है कि देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म डेलिका वाला जो है ना, ये फिर सिंपल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पिजेरो L200 पिकअप एंड ब्रेस डेलिका ये तीनों एक जैसी कन्फिग्रेशंस के साथ आई हैं। इनका निज़ाम, ये जो टाउन है और उसके बाद पाजी की रूसी एस्टेमा, ये वेरिएशन, ये ऐसी गाड़ियाँ टोयोटा ने बनाई थी जिनमें ना आप कह लो कि क्रॉस कंपैटिबल पार्ट्स इतने नहीं लगते, क्रॉस कंपैटिबिलिटीज़ में मसले हैं। वो उन्होंने वो इसके ना कोई अलग से जापानी इंजीनियर थे जो उन्होंने रखे हुए थे कि यार इस तरह की कोई चीज़ बना के देनी है, तो ये वो वाली गाड़ी है। तो इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग, और इसकी पार्ट सोर्सिंग, इसकी असम्बली और यूटिलिटी वाइज इट कैन बी गुड। आप कच्चे पक्के ऑफ रोड्स हर तरह का कर सकते हैं। यू विल हैव ऑल 4 व्हील ड्राइव्स, 4 व्हील्स गिविंग द ड्राइव, तो वो इटसेल्फ एक बहुत अच्छी चीज़ हो। क्लियरेंस के इश्यूज हो सकते हैं फॉर वेरी रफ ट्रैक्स, पर ट्रैक्स लाइक कुमराट आप आराम से करें। ठीक है। और आई गेस दैट्स अबाउट इट। बाकी सोच रहे हैं, हाँ मैं वाकई अगर आप सोच रहे हैं ना, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा सक्सेस फॉर्मूला बता सकता हूँ कि इफ यू आर एबल टू बिल्ड हाइलक्स अंडरनीथ कंप्लीट हाइलक्स, उसके डिफरेंशियल यूज करें, नहीं कर सकते फ्रंट एंड बैक। अब वो लिमिटेशन अलग है, लिमिटेशन सर ये जेन में है मेरे की लिमिटेशन आएगी, लेकिन फिर आप उसको शायद उनको वर्कअराउंड भी कर ही सकते होंगे, तो इट विल बिकम अ मैमथ टास्क इन द एंड, and it will never be as capable as a proper off-road version. ठीक। देखिए, ऑल्ट्रेशन में एक लिमिट होती है, आप कितना ज़्यादा ऑल्टर कर रहे हैं। अब हमारी जो रैली वाली गाड़ी थी वो इतनी ऑल्टर थी कि वो डेली ड्राइवर वाला मजाक नहीं था उसके साथ। वो रैली से पहले तैयारियां करके जाती थी, छलांगे मारती थी, बड़ी अच्छी छलांगे मारती। लेकिन जो आप जिस गाड़ी आप जो वो ट्राई करते हो, सही पे जाकर कुछ टूटे ना, यू डोंट हैव सपोर्ट व्हीकल, तो इकट्ठे थोड़ी जा रहे होंगे कि यानी टूट के वापस भी जाके जाना, ठीक है। तो आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए होती है, तो ऑल्ट्रेशंस करें, इंजन्स में करें, सस्पेंशन में करें, लेकिन इस हद तक करें कि समथिंग ब्रेक्स डाउन, यू कैन फिक्स इट। और ऐसा भी ना करें कि एक पार्ट एक गाड़ी का, दूसरा पार्ट दूसरी गाड़ी का, जो आपको बाद में अपनी पार्ट इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, मैंने कौन सी चीज़ किसकी लगा दी थी यहाँ पे। So what's the alternate to that? Can I have a very good performing minivan? मेरे जहन में निसान एक्सट्रेल आती है, फॉर इट्स नॉट अ मिनीवैन, लेकिन कैबिन साइज तकरीबन उतना ही मिलेगा आपको एक अच्छा ड्राइव ट्रेन मिलेगा, उसमें एक्चुअल 4x4 कैपेबिलिटी मिलेगी, तो आप डेली ड्राइव भी कर सकते हैं और आप उसको कभी कभी बाहर यूज में भी लेके जाते और IJC के साथ भी जा सकते हैं, IJC के साथ भी जा सकते हैं, मतलब एंड द अदर ऑप्शन इज टोयोटा RAV4। बट व्हाई नॉट 92 सर्फ, 90, 92, 94 सर्फ, सेम प्राइस ब्रैकेट, आई गेस वो ऊंची हो जाए तो ऊंचा इज गुड, तो प्रॉपर 4x4 की बात ही नहीं हो रही ना इसको। तो प्रॉपर पे आते हैं, प्रॉपर पे that's also मैं I'm still inclined towards the van, but I'll think over it. क्योंकि वो कैबिन में आपको वो सजेस्ट मिल रहा है, Exactly. तो उसमें नहीं मिल सकता। Exactly. The cabin is beautiful, especially वो skylight आपने नहीं किया होगा। हाईएस्ट के नए वर्जन्स में कोई 4x4 हाईएस्ट आई थी हमारे पास, आएंगे जो 200 हाईएस्ट की बात करना, बक्सा जिसे कहते हैं, इसमें 4x4 बिल्कुल होती है जी, इसमें आती है, नहीं इधर पाकिस्तान में थोड़ी कम है। बट आई थिंक पाकिस्तान में ना ये बक्सा जो जैसे जो नई जनरेशन ऑफ हाईएक्स का नाम है, उसमें आई है 4x4, क्योंकि जापान में तो वो जापानीज तो आई है, जो लेकिन उसकी कैपेबिलिटी V8 as well in this IS enabler configuration में it's very fast, it has 4x4 as well, ताकि वो फंस के ना। लेकिन मैंने पाकिस्तान में ऐसी गाड़ी देखी नहीं, वो ये जो वैन है ना, ये जो हमने सारी चीजें डिस्कस की है ना, जो सस्पेंशन ट्रेवल है ना, ये इसमें मार खाई हमेशा, चाहे आप टाउनस में होंगे चाहे आप हाईएस्ट में होंगे। 4 व्हील ड्राइव तो मिलेगा आपको, ट्रैक्शन तो मिलेगी, लेकिन वंस आप एक ऑफ ट्रैक्शन सिचुएशन में पहुंच के जहाँ पे टायर हवा में चला गया, तो फिर आप रुक जाएंगे वहाँ।
फिर ठीक है, और वो शायद काफ़ी ज़्यादा हो क्योंकि अंडर बेली टच होगी इनकी हाईएस्ट का, तो मैंने देखा है इट्स वेरी लो वो चैलेंज आपको रहेगा। ठीक है। इट्स नॉट रियली अ 4x4 बट इट मतलब काफी सारी जगह मतलब एक शायद एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज बन सकता है कि आपके पास एक कंफर्टेबल कैबिन है और आपके पास एक मॉडरेट 4x4 कैपेबिलिटी जो आप सोच। ठीक है, इट कैन बी अ गुड कैंपर एज वेल, जब आप इवन सेटअप एज एक अच्छी लिविंग पीछे बना सकते एग्जैक्टली, एंड यू डोंट नीड टू डू अ लॉट क्योंकि मतलब ऑलरेडी स्पेस आपके पास है। हैं। आपके पास अगर कीड़ा है ही आया हुआ तो फिर व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर आईवी कोज, यूनिमॉक कैंपर बना, वो प्रॉपर रगड 4x4s। वो बहुत बड़े हैं, हाँ, बड़े वो वो तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। लेकिन they are proper 4x4s, slots, everything is 8 ईयर होंगे आपके पास। हाँ, फिर देन इफ यू लिटरली गो एनीवेयर। नहीं तो फिर टूपी लेना। ट्रूपी भी ले सकते हो, पर ट्रूपी वाइट नहीं है इतनी। ट्रूपी में एक चैलेंज है, ट्रूपी की बॉडी वाइट नहीं होती, लॉन्ग है एलिगेटर की तरह की, लेकिन वाइट नहीं होती। अच्छा ठीक है। तो कैंपर में पाकिस्तान में जो गाड़ी बहुत मिस हो गई है, जो शायद लोगों ने नोट नहीं किया, आईवीको वाज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली सारे कट के मसले बन गए हैं, अब मिलता भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, हाउ हार्ड इज इट टू मेक दिस, ये जो नई किया की आई है शेज़ोर, इसको 4x4 करना कितना मुश्किल काम है, द डबल कैबिन वन? आई एम रियली नॉट श्योर, क्योंकि इसका आया नहीं कोई ऐसा वर्जन, क्योंकि इसका फ्रंट कोरियन गाड़ियों के केस में टोयोटा की तो कंपैटिबिलिटी और ये चीज़ें के साथ पता लग गई हैं आपको। अब ये इस वक्त किस टेक्नोलॉजी पे हैं, किसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली तो Hyundai was collaborated with Mitsubishi, काफ़ी कॉमन चीज़ें होती थी इनकी। Kia was initially collaborated with Mazda, तो काफ़ी कॉमन चीज़ें होती थी, Ford and Mazda दोनों। ये जब से थोड़े इंडिपेंडेंट हुए हैं ना, तो उसके बाद से अब ये क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये थोड़ा सा इस वक्त ग्रे एरिया बनता है। तो इसलिए शेज़ोर का जवाब देना आसान। शेज़ोर इज नॉट प्रैक्टिकल, मेरा जो ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मेरे जो ज़हन में उसका अगला सस्पेंशन आ रहा है ना, उसको डिफिकल्ट, इट्स कंफर्टेबल, क्योंकि कंफर्टेबल। जब आप फ्रंट डिफरेंशियल ऐड करते हैं ना, तो आपको शाफ्ट भी वहाँ लेके जानी है, सो गियर बॉक्स भी चेंज होना है। तो शेज़ोर की कॉन्फ़िगरेशन मेरा निकाला बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा। पुरानी शेज़ोर में मतलब अब मुझे जब दिमाग में बल्ब जलाया कि इट वाज लूजली बेस्ड ऑन द मित्सुबिशी प्लेटफॉर्म, इंजन भी सेम ही था ऑलमोस्ट, तो काफ़ी सिमिलैरिटी थी पजेरो 4D56 इंजन के साथ उसकी, जो पुरानी शेज़ोर थी। अब जो 2.7 है उसके बराबर नहीं पता। तो अगर वो पजेरो से मिलता जुलता है ना इंजन भी, और उसकी पीछे गियर बॉक्स भी और ड्राइवलाइन भी, तो फिर हम शायद एक ट्रांसफर केस आसानी से लगा भी सकते होंगे, फिर उसके आगे पजेरो की शाफ्ट लगा भी सकते होंगे। तो वाई नॉट, मे शायद ट्राई करें तो बना, नॉट अ सिंपल यस और नो, लेकिन आसान नहीं है, इसमें काफ़ी अननोन रहेगी। कानोमी का आज का सवाल है, हर ऑफ रोडर को जीप क्यों कहते हैं? आकिफ, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हर डायपर को पैम्पर क्यों कहते हैं और हर वॉशिंग पाउडर को सर्फ क्यों कहते हैं। जीप इज़ एन अमेरिकन ब्रांड एंड हिस्ट्री स्टार्ट्स विद वर्ल्ड वॉर II, जहाँ फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन एंड प्रॉब्ली विलेज विच वॉज अमेरिकन मोटर कॉर्पोरेशन, दे बोथ वर गिवन द टास्क टू बिल्ड ऑफ रोड व्हीकल फॉर द अमेरिकन मिलिट्री। और ये दोनों गाड़ियाँ 1944 में वर्ल्ड वॉर II में एग्रेसिवली यूज भी हुई। पाकिस्तान में यही गाड़ियाँ प्लस M38 और M38A1 एज main vehicles for the field formation वो यूज हुई। तो the word Jeep stayed with us as an American brand. Toyota ने एंट्री शायद 1955 में with the BJ40 for the military। J55 में टोयोटा ने भी एक गाड़ी बनाई थी J20 जो कि मिलिट्री स्पेसिफिकेशन के मुताबिक थी, और उन्होंने उसको बिल्ड भी किया था मुख्तलिफ जगहों पर। वो उस वक्त शायद इतना पिकअप नहीं हुई थी, बट आफ्टर दैट टोयोटा इज देन। तो बल्कि आप अगर नेमिंग में भी देखें तो BJ and FJ में वो JC, ये जो जे है ये असल में ओरिजिन यही है इसका, किसी भी टोयोटा की जो 4x4 केसेस की डिस्क्रिप्शन में जे होता है, इट इज एक्चुअली जीप वर्ड। सो था ये अमेरिकन, एंड देन पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में आके ये कॉमन वर्ड बन गया कि एनीथिंग विच इज 4x4 और वो बड़े टायरों वाली है तो वो जीप है। तो आप सर्फ को भी जीप कह रहे होते हैं, आप पजेरो को भी जीप कह देते हैं, तो इट्स जस्ट अ कॉमन नेम जो चल रहा है। बट अगर आप हिस्ट्री देखें तो जीप इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ। So none of the vehicles, Japanese vehicles that we see, they are not Jeeps. Jeeps आपकी Wrangler होगी, Cherokee होगी, they are there. Operation The brand Jeep still exists. इसका पार्ट है इस वक्त, और इनकी गाड़ियाँ आती हैं मुख्तलिफ नामों से, रूबीकॉन, वैगनियर, ये अभी भी जीप के नाम से गाड़ियाँ बनते हैं। चले, थैंक यू सो मच आकिफ भाई, वेरी एनलाइटनिंग सेशन। और मेरे ख्याल में हम बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है उनकी 4x4 के शौक पैदा भी हुए होंगे और कुछ के कीड़े मरे भी होंगे, या फिर ये इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल डेफिनेट, या इस तरफ लोग चले जाएं। हाँ, इस तरफ चले जाएंगे। तो आई थिंक इट्स हैज बीन वेरी एनलाइटनिंग, विल डू मोर ऑफ दीज इंशाल्लाह, क्योंकि ये मुझे एक बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा है। इट्स अ वास्ट टॉपिक, इट इज़ अ वास्ट टॉपिक एंड यू हैव सो मच टू शेयर। थैंक यू व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बियर किया। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग एपिसोड, और ये ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर हम थोड़े टाइम में कुछ कवर नहीं कर सकते थे, स्पेशली व्हेन यू हैव पीपल लाइक साकिब भाई एंड आकिफ हू ड्रॉप पर्ल्स ऑफ विजडम
when it comes to car and Jeep. तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुलाकात करेंगे, और उस वक्त तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।